राजा महेंद्र प्रताप पृथ्वीपुर राज्य के राजा थे। एक दिन जब वे अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान थे, तभी दूर देश के किसी राजा का एक दूत उनके दरबार में आया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप जमीन पर सफेद खड़िया से राजा के सिंहासन के चारों ओर एक घेरा बना दिया और एक किनारे खड़ा हो गया। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने उस दूत से पूछा, इसका क्या अर्थ है? लेकिन दूत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। राजा को चिंता हुई। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा, इस घेरे का मतलब समझाओ। सभी मंत्रियों ने ध्यान से उस घेरे को देखा, लेकिन कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पाया। इससे राजा को क्रोध आ गया। वे जोर से बोले, क्या मेरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस घेरे का रहस्य समझ सके? गुस्से में आकर उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया जाए ताकि वे इस पहेली को हल कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी इसका सही उत्तर नहीं दे सका तो उसे सजा दी जाएगी। राजा के मंत्री तुरंत बुद्धिमान लोगों की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने नगरों और गांवों में जाकर हर दरवाजे पर दस्तक दी। आखिरकार वे एक छोटे से घर के पास पहुंचे। जब उन्होंने अंदर झांका तो घर खाली मिला, वहां कोई नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां एक पालना लटका हुआ था और धीरे धीरे झूल रहा था, जबकि आसपास कोई नहीं था। मंत्रियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह पालना अपने आप कैसे हिल रहा है? फिर वे दूसरे कमरे में गए। वहां भी एक और पालना था जो बिना किसी के छुए झूल रहा था। यह देखकर वे और भी हैरान रह गए। इसके बाद वे छत पर गए। वहां देखा कि गेहूं सूख रहा था और कई पक्षी उड़ रहे थे। वे गेहूं के दाने खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कारण यह था कि छत के पास सरकंडे से बना एक पंखा लगा था जो इधर उधर घूम रहा था और पक्षियों को डराकर भगा रहा था। राजा के दूतों को अब और भी हैरानी होने लगी। वे दोबारा घर के अंदर गए और इस बार आखिरी कमरे की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक जुलाहा बैठा कपड़ा बुन रहा था। दूतों ने उससे पूछा, यह क्या हो रहा है? खाली कमरों में पालने अपने आप कैसे झूल रहे हैं? हवा भी नहीं चल रही, फिर भी छत पर सरकंडे का पंखा क्यों घूम रहा है? जुलाहे ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, मैं ही यह सब चला रहा हूं। यह सुनकर दूतों को झुंझलाहट हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। जब तुम यहाँ बैठकर कपड़ा बुन रहे हो तो बाकी चीजें अपने आप कैसे हिल सकती हैं? जुलाही ने सहजता से जवाब दिया, यह तो बहुत सीधी सी बात है। मैंने अपनी करघे के साथ 3 रस्सियां बांध रखी हैं। एक रस्सी पहले पालने से, दूसरी रस्सी दूसरे पालने से और तीसरी रस्सी सरकंडे के पंखे से जुड़ी है। जब मैं करघे से बुनाई करता हूं तो रस्सियां हिलती हैं, जिससे पालने और पंखा भी हिलने लगते हैं। दूतों ने गौर से देखा तो पाया कि सचमुच 3 रस्सियां करघे से जुड़ी थी, जिनमें से 2 पालनों की ओर जा रही थी और एक पंखे की तरफ। यह देखकर वे चौंक गए और बोले, अरे ये तो सच में कमाल की बात है। ये जुलाहा बहुत ही बुद्धिमान है, हमें इसी की जरूरत है। उन्होंने जुलाहे से कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, शायद तुम ही राजा की पहेली को हल कर सको। जुलाहा थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर बोला, पहले यह तो बताओ कि आखिर यह पहेली है क्या? दूतों में से एक बोला, हमारे राजा के पास एक अजनबी देश से दूत आया था। उसने राजा के सिंहासन के चारों ओर खड़िया से एक घेरा बना दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। राजा और उनके दरबारी इस घेरे का मतलब समझ नहीं पाए। अगर तुम इसका हल निकाल सको तो राजा तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यह सुनकर जुलाहा कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने 2 पैसे उठाए और आंगन में जाकर एक मुर्गी पकड़ने लगा। यह देखकर दूतों को कुछ समझ नहीं आया। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले, तुम मुर्गी का क्या करोगे? जुलाहा हंसते हुए बोला, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उसने मुर्गी को एक टोकरी में डाल लिया और दूतों के साथ चल पड़ा। जुलाहा राजा के दूतों के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया। फिर सिंहासन के चारों ओर बनाए गए सफेद घेरे को देखा। उसके बाद उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने वह घेरा बनाया था। जुलाही ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से 2 पैसे निकाले और उस अजनबी के सामने फेंक दिए। यह देखकर वह अजनबी भी चुपचाप खड़ा नहीं रहा। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर बाजरा निकाला और उसे फर्श पर फैला दिया।
जुलाहा हल्के से मुस्कुराया और अपनी टोकरी से मुर्गी निकालकर बाजरे के पास छोड़ दिया। मुर्गी तुरंत दाना चुगने लगी और कुछ ही पलों में पूरा बाजरा खत्म कर दिया। अजनबी दूत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से निकल गया। यह देखकर राजा और दरबारी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। राजा ने जुलाहे से पूछा, ये अजनबी दूत क्या संदेश देना चाहता था? जुलाहा बोला, महाराज, वह बताना चाहता था कि उसके देश का राजा आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने वाला है। वह चारों ओर से आपको घेरने की योजना बना रहा है और यह जानना चाहता था कि आप लड़ेंगे या आत्मसमर्पण करेंगे। सिंहासन के चारों ओर बनाए गए घेरे का यही मतलब था। राजा ने सिर हिलाया, फिर पूछा, लेकिन तुमने उसके सामने पैसे क्यों फेंके? जुलाहा हंसकर बोला, मैंने उसे यह समझाने के लिए पैसे फेंके कि हम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। वे हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सीधी भाषा में कहो तो मैंने यह जताया कि उनके मुकाबले हम बहुत मजबूत हैं और उनके लिए यही अच्छा होगा कि वे हमसे युद्ध करने के बजाय घर पर बैठकर खेलें। राजा को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने आगे पूछा, अजनबी ने बाजरा क्यों बिखेरा और तुमने उसके सामने मुर्गी क्यों छोड़ दी? जुलाहा बोला, यह भी बहुत सीधी बात है। जब अजनबी ने बाजरा फर्श पर डाला तो वह यह बताना चाहता था कि उसके राजा के पास अनगिनत सैनिक है, लेकिन जब मैंने मुर्गी छोड़ दी और उसने सारा बाजरा चट कर लिया तो इसका मतलब यह था कि अगर वे हमसे युद्ध करेंगे तो उनका एक भी सैनिक जीवित नहीं बचेगा। राजा मुस्कुराए और बोले, तो क्या वह तुम्हारा इशारा समझ गया? जुलाहा बोला, बिल्कुल। तभी तो वह बिना कुछ बोले तुरंत चला गया। राजा जुलाहे की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे बहुत से इनाम और कीमती उपहार दिए। फिर बोले, तुम मेरे महल में ही रहो, मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। जुलाहा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं मंत्री बनने में कोई रुचि नहीं रखता। मेरे पास और भी बहुत से काम है। इतना कहकर वह अपने घर लौट गया। राजा और दरबारी उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते रहे। बहुत समय पहले पहाड़ों के पास बसे एक नगर में पुरुषोत्तम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पहचान कई प्रभावशाली लोगों से थी, जो समय समय पर उसके व्यापार में सहायता करते थे। वह घोड़ों पर सामान लादकर छोटे छोटे नगरों और आसपास के इलाकों में भेजता था। उसकी पत्नी पुष्पावती न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत दयालु और मिलनसार था। इसी कारण नगर में सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी से कहा, मैं दूसरे देश की यात्रा करना चाहता हूं ताकि अपना व्यापार और बढ़ा सको। पुष्पावती ने सहमति जताई। इसके बाद पुरुषोत्तम ने अपने मित्रों को भी इस यात्रा के बारे में बताया। वह बोला, मैं पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाकर व्यापार को फैलाना चाहता हूं, वहां से खास चीजें लाकर बेचूंगा। मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। व्यापारी ने अपने व्यापार की देखरेख का जिम्मा अपने सबसे भरोसेमंद मित्र सुलोचन को सौंप दिया और कहा, तुम कारोबार संभालना और जो भी मुनाफा हो वह मेरी पत्नी को दे देना। हिसाब किताब सही रखना। सुलोचन ने हामी भर दी। एक सप्ताह बाद व्यापारी अपने एक नौकर को साथ लेकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कठिन रास्तों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए वह एक ऐसे प्रदेश में पहुंचा जहां व्यापार की अपार संभावनाएं थी। वहां जमकर व्यापार करने लगा और बहुत धन कमाने लगा। इधर उसके मित्र सुलोचन के मन में लालच घर कर गया। उसने ठान लिया कि पूरे व्यापार पर कब्जा कर लेगा। वह न तो पुष्पावती को कोई मुनाफे की रकम देता और न ही सही हिसाब किताब रखता। जब पुष्पावती को यह बात खटकने लगी तो उसने राज्य के दीवान से जाकर शिकायत की। यह सुनकर सुलोचना को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि जब तक पुष्पावती जीवित है तब तक वह पूरे व्यापार पर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। सुलोचन ने अपने एक भरोसेमंद नौकर को बुलाया और कहा, जब पुष्पावती रोज सुबह मंदिर जाती है तो उसे रास्ते में रोककर नदी में धक्का दे देना। नौकर सही मौके की तलाश में था। जैसे ही पुष्पावती मंदिर से लौटकर घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने लगी, उसने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। पुष्पावती चीखते हुए नदी में गिर पड़ी और तेज धाराओं में बहने लगी। संयोग से पास ही एक मांझी अपनी नाव बांध रहा था। उसने देखा कि एक महिला डूब रही है। पुष्पावती पानी में डूबने ही वाली थी
कि मांझी ने झट से छलांग लगा दी, उसके बाल पकड़कर ऊपर खींचा और नाव में ले आया। पानी में डूबने से पुष्पावती बेहोश हो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और सांसें रुकने लगी थी। मांझी ने सोचा कि इसे जल्द से जल्द अपने घर ले जाकर बचाना होगा, लेकिन जब उसने उसके गहने देखे तो समझ गया कि यह किसी अमीर परिवार की महिला है। वह नाव को तेजी से अपने गांव की ओर ले जाने लगा। गांव के किनारे पहुंचते ही मांझी ने नाव को बांधा और पुष्पावती को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लेटाया। तभी उसकी पत्नी अंदर आई और घबराकर बोली, ये कौन है? तुम किसी की लाश उठा लाए हो क्या? मांझी ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैंने इसे नदी में डूबते हुए देखा था। सिर्फ इसके बाल दिख रहे थे। बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला है। शायद इसके फेफड़ों में पानी भर गया है। दोनों ने मिलकर उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश की। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर में पुष्पावती ने आंखें खोल दी। उसके शरीर को गर्म रखने के लिए उन्होंने आग जलाई। मांझी की बस्ती में यह खबर फैल गई कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ दिनों बाद पुष्पावती पूरी तरह ठीक हो गई। उसने मांझी और उसकी पत्नी को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसके पति के मित्र ने साजिश करके उसे मरवाने की कोशिश की। यह सुनकर मांझी की पत्नी बोली, बेटी, जब तक तुम्हारे पति लौट कर नहीं आते तुम्हें यहीं रहना चाहिए। नगर में तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं है। पुष्पावती ने उनकी बात मानी और वहीं रहने लगी। वह उनके आभार स्वरूप घर के कामों में मदद करने लगी। कभी नाव की मरम्मत करवाती, कभी रसोई में हाथ बटाती और कभी चक्की पर गेहूं पीसती। एक दिन जब वह झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी, तभी गांव का सरदार वहां से गुजरा। उसने पुष्पावती को देखा और रुका। उसने कहा, तुम इस गांव की तो नहीं लगती? पुष्पावती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूं। सरदार ने आगे पूछा, क्या तुम मांझी की पत्नी हो? नहीं, पुष्पावती ने जवाब दिया। सरदार ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तो फिर तुम मेरी रानी बनोगी। और वह उसे अपने साथ ले जाने लगा। मांझी की पत्नी घबराते हुए बाहर आई और सरदार के पास जाकर बोली, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक नेक औरत है। सरदार हंसते हुए बोला, इसीलिए तो इसे ले जा रहा हूं। यह कहकर वह पुष्पावती को घोड़े पर बैठाकर वहां से चला गया। सरदार का घर एक छोटी पहाड़ी पर बना था। उसने पुष्पावती को आंगन में बनी एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कड़ी जंजीर डाल दी। फिर बोला, कल ही तुमसे ब्याह करूंगा और अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने मकान के अंदर चला गया। कोठरी के अंदर पुष्पावती रोती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था। शाम के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पावती को एक तरकीब सूझी। उसने विनती करते हुए कहा, बहन, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी ला दोगी? सेविका पानी लेने के लिए जैसे ही दूसरी ओर गई, पुष्पावती ने बिना देर किए वहां से भागने का रास्ता तलाशा। वह चुपचाप आंगन से बाहर निकली और पेड़ों की आड़ लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे पकड़ न ले। इधर उसका पति पुरुषोत्तम दूसरे प्रदेश में था और अपनी पत्नी के लिए आभूषण खरीद रहा था। उधर पुष्पावती भागते भागते एक मंदिर पहुंची। पूरी रात वहीं बिताने के बाद वह आगे बढ़ी। न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि दूर से कुछ लोग आ रहे थे। वह हिम्मत जुटाकर उनके पास गई। उनमें से एक आदमी घोड़ा लेकर जा रहा था। उसने पुष्पावती को देखा और पूछा, कहाँ जाना है? पुष्पावती बोली, इस जंगल से बाहर, किसी गांव या किसी बस्ती में। वह आदमी बोला, मैं उद्योग नगर जा रहा हूं, वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। पुष्पावती ने कहा, कोई बात नहीं। आदमी ने संकोच से पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? पुष्पावती मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, तुम अच्छे इंसान लगते हो। आदमी बोला, तुम भी भली औरत लगती हो, मगर बहुत दुखी दिख रही हो। इसके बाद उसने पुष्पावती को घोड़े पर बैठा लिया। कुछ दूर जाकर वह एक छायादार पेड़ के नीचे रुका। उसने अपने थैले से बाजरे की सूखी रोटियां निकाली और कहा, बहन, मेरे पास बस यही रोटियां है, मैं तो यही खाता हूं। तुम्हें भूख लगी हो तो खा लो। भूखी पुष्पावती के लिए वे सूखी रोटियां भी किसी दावत से कम नहीं थी। उसमें स्वाद भी था और पेट भरने की तसल्ली भी। रोटी खाकर पुष्पावती ने तृप्ति की सांस ली और बोली, भैया,
मैं उद्योग नगर पहुंचकर किसी धर्मशाला में ठहर जाऊंगी। वहां साधु संत रहते हैं, वे मुझे शरण दे देंगे। आदमी ने सिर हिलाया और दोनों आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। दूसरे राज्य में गया हुआ पुष्पावती का पति अब लौटने की तैयारी कर रहा था। वह बहुत बेचैन था, जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। उसने सोने की मुद्राओं को एक थैली में रखा और अपने नौकर के साथ घर की ओर निकल पड़ा। उधर जिस व्यक्ति ने पुष्पावती की मदद की थी, उसने उसे मठ में पहुंचा दिया, जहां साधु संत और सन्यासिनी रहते थे। मठ में पहुंचने पर एक सन्यासिनी ने पुष्पावती को वहां के नियम कायदे समझाए, जो हर रहने वाले के लिए जरूरी थे। पुष्पावती को यह शांत वातावरण बहुत अच्छा लगा। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, फूलों से महकते बगीचे थे और पक्षियों की चहचहाहट से मन को सुकून मिलता था। अब पुष्पावती ने मठ को ही अपना ठिकाना बना लिया था। इधर उसका पति पुरुषोत्तम लंबी यात्रा के बाद जब अपने नगर पहुंचा तो उसे वहां सब बदला हुआ लगा। उसका घर किसी और के कब्जे में था, नौकर चाकर भी बदल चुके थे और उसका कारोबार किसी और के हाथ में चला गया था। पुरुषोत्तम को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी पत्नी पुष्पावती की थी। वह कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या सुरक्षित होगी। उसने कुछ सोने की मुद्राओं से एक नया घर खरीदा और अपने साथ लाए नौकर को उसमें रख दिया ताकि वह घर की देखभाल कर सके। इसके बाद वह अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। उसने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछा तो पता चला कि पुष्पावती आखिरी बार देवी के मंदिर गई थी, लेकिन उसके बाद वह लौट कर नहीं आई। पुरुषोत्तम देवी मंदिर पहुंचा और पुजारी से पूछा। पुजारी ने कहा, पिछले 8 महीने से तुम्हारी पत्नी यहां नहीं आई, लेकिन मेरा मन कहता है कि वह जीवित है। उत्तर दिशा में जाओ, शायद वहां तुम्हें कोई सुराग मिले। पुरुषोत्तम घाटी से बाहर निकलकर स्थानीय लोगों से पूछताछ करने लगा कि क्या किसी अजनबी औरत को यहाँ आते देखा गया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। इसी दौरान उसका नौकर एक पुराने सेवक से मिला जो उसके मित्र के घर पर काम करता था। वह सेवक घबराया हुआ था और पछतावे में जल रहा था। उसने बताया कि पुष्पावती को नदी में धक्का देने का आदेश उसी के मालिक ने दिया था। उसने कहा, मैं बहुत बड़ा अपराध कर चुका हूं। लालच के अंधेपन में मैंने एक निर्दोष स्त्री को मरने के लिए छोड़ दिया। अब यही पछतावा मुझे भीतर से खा रहा है। इधर पुरुषोत्तम ढूंढते ढूंढते उद्योग नगर पहुंच गया। अब तक वह पूरी तरह थक चुका था और निराश भी हो गया था। उसने सोचा कि अगर कल तक कोई खबर नहीं मिली तो वह वापस लौट जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम करने लगा। उसके पास धन दौलत थी, लेकिन मन में चैन नहीं था। पत्नी की खोज में वह बुरी तरह थक चुका था। तभी उसकी नजर एक भिक्षु दल पर पड़ी जो वहां से गुजर रहा था। एक भिक्षु उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया। पुरुषोत्तम ने बिना कुछ सोचे चांदी का एक सिक्का उसके कटोरे में डाल दिया। भिक्षुक ने व्यापारी से कहा, यदि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ फल फूल या अनाज हो तो दे दो। इस पर व्यापारी ने जवाब दिया, मैं खुद भूखा हूं, तुम्हें कहां से दूं? भिक्षुक मुस्कुराया और बोला, तो फिर मठ में चले जाओ, वहां तुम्हें भोजन मिल जाएगा। व्यापारी को यह सुनकर राहत मिली। वह मठ के पास पहुंचा, अपने घोड़े को बाहर बांधा और भीतर चला गया। अंदर उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे आश्रम में भोजन मिल सकता है? सन्यासी ने प्रसन्नता से उसे भोजन दिया। खाने के बाद जब दोपहर में व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तभी पुष्पावती की नजर उस पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचा है। वह भागती हुई सन्यासिनी के पास गई और बोली, मेरा पति बाहर खड़ा है। सन्यासिनी ने तुरंत एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और कहा, उन्हें जाने से रोको। भिक्षुक व्यापारी के पास गया और उसे विनम्रता से वापस कुटिया में ले आया। कुछ देर बाद सन्यासिनी पुष्पावती को लेकर वहां आई। व्यापारी ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा तो वह पहले तो चौंक गया, फिर सोचने लगा कि शायद अब पुष्पावती उसके साथ नहीं जाएगी। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया, अपना व्यापार, अपना घर और अब अपनी पत्नी भी। यह देखकर सन्यासिनी हल्के से मुस्कुराई और बोली, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। अगर यह बाहर होती तो न जाने उसे कितने संकटों का सामना करना पड़ता।
लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो। सन्यासिनी की यह बात सुनकर व्यापारी की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। घर पहुंचकर जब नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने व्यापारी को उस सेवक के बारे में बताया जिसने पुष्पावती को नदी में धक्का दिया था। उस सेवक को पकड़कर कोतवाल के पास ले जाया गया। वहां उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। व्यापारी के उस धोखेबाज मित्र को भी पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने दोनों को कारागार में डालने का आदेश दिया। इस तरह व्यापारी पुरुषोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार वापस मिल गया। पुष्पावती भी अपने पुश्तैनी घर लौट आई। नौकरों और रिश्तेदारों ने दोनों का स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज लादकर अपने भरोसेमंद नौकरों को उधोनगर के मठ में भेजा और कहा, उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने मुझसे भिक्षा मांगी थी। कहना, तब मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं कुछ दे नहीं सका, लेकिन अब मेरा मन कहता है कि मैं उसका ऋण चुकाऊं। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और नगर की ओर निकल पड़ा। इसके बाद पुष्पावती और पुरुषोत्तम अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगे। दोनों स्नेह और नैतिकता से भरपूर जीवन जीते रहे। कभी कभी वे उधोनगर जाते और वहां साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका भरोसेमंद नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार वे तब तक प्रेम और शांति से जीवन व्यतीत करते रहे जब तक उनके पोते पोतियों के विवाह नहीं हो गए। बहुत पहले की बात है। एक बहुत धनवान सेठ था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका कारोबार बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था। उसकी एक दुकान थी जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। सेठ के 3 पुत्र थे। सेठ ने उन्हें बेहतरीन शिक्षा दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ की उम्र भी बढ़ने लगी। सेठ को महसूस होने लगा कि उसका अंत समय निकट आ गया है। उसने अपने बेटों की चिंता करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर माता पिता की तरह वह भी चिंतित था कि उसके बच्चे सक्षम होंगे या नहीं। सेठ ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझ में अब काम करने की शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह कारोबार तुम्हारे हवाले कर दो, क्योंकि मेरा समय अब निकट है और मुझे प्रभुधाम के लिए प्रस्थान करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन इसके योग्य है। जो भी मुझे सबसे अधिक योग्य लगेगा उसे ही मैं अपना व्यापार सौंपूंगा। तीनों बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी। सेठ ने उन्हें 100 रुपये दिए और कहा, इसमें मुनाफा कमाकर लाओ। जब तुम मुनाफा कमाकर लाओगे तो मुझे समझ आएगा कि तुम में कितनी बुद्धि है और व्यापार चलाने की क्षमता है। तीनों बेटे 100 रुपये लेकर नगर की ओर निकल पड़े। नगर पहुंचने पर उन्होंने वस्त्र खरीदे। 2 बड़े बेटे जो अधिक चतुर थे 100 रुपये के वस्त्र खरीदकर गांव में 200 रुपये में बेच आए और पिताजी को 200 रुपये सौंप दिए। लेकिन तीसरा बेटा जो बहुत भोला था 100 रुपये लेकर निकला और वस्त्र तो खरीदे, पर वह बहुत भोला था। वह पैदल ही गांव की ओर लौट रहा था। गर्मी का समय था और रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में चलते चलते थक गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि हवा चल रही है। पीपल का पेड़ हिल रहा था। भोलेपन में उसे लगा कि पीपल को ठंड लग रही है। उसने जो वस्त्र खरीदा था वह पीपल के चारों तरफ लपेट दिया और बोला, पीपल भाई, मैंने तुम्हें यह वस्त्र उधार में दिया है। 1 महीने के बाद मैं अपने पैसे लेने आऊंगा। अब मैं घर जा रहा हूं। जब तीसरा बेटा सेठ के घर आया तो घर वालों ने पूछा, भैया, तुम कितना कमा कर लाए हो? उसने सारी बात बताई कि उसने अपना पैसा उधार में दे दिया है। पीपल को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे कपड़ा उधार दिया। 1 महीने बाद मैं पीपल से पैसे लेने जाऊंगा। यह सुनकर घर वालों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया और फिर गुस्से से उसे भला बुरा कहने लगे। उसे बेवकूफ, नकारा और निकम्मा कहने लगे। पर सेठ को अपने तीसरे बेटे की चिंता थी। वह सोचता था, मेरा बेटा बहुत भोला है, इस संसार में कैसे अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन वह उसके भोलेपन से खुश भी था कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। इसलिए सेठ उसकी परीक्षा ले रहा था। वह जानता था कि दोनों बड़े भाई चतुर हैं और किसी न किसी तरह मुनाफा कमा लेंगे।
लेकिन उसका तीसरा बेटा अगर ऐसा ही रहा तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। इसीलिए सेठ बार बार उसकी परीक्षा ले रहा था। अब धीरे धीरे महीना बीत गया। जब वह महीना बीत गया तो वह पीपल के वृक्ष के पास गया और बोला, हे पीपल, मैंने तुमसे 1 महीने की उधारी का वादा किया था जो आज पूरा हो गया है। अब तुम मेरा हिसाब कर दो। यह सुनकर पीपल हिलने लगा। तभी उसने देखा कि वहां एक खड्डा दिखाई दिया। उसने उस खड्डे को थोड़ा और खोदना शुरू कर दिया और यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें सोने की ईंटें छुपी थी। उसने 4 सोने की ईंटें वहां से निकाली और अपने घर वालों के पास जाकर कहा, देखो, पीपल ने मेरी उधारी चुका दी है। घर वाले यह देखकर बेहद खुश हुए और ईंटों को संभालकर अंदर रख दिया। सेठ ने सोचा कि इस बार तो इसके भाग्य ने साथ दे दिया है। यह कोई चमत्कार ही है जो इसे सोने की ईंटें मिल गई, क्योंकि मेरा बेटा चोरी तो नहीं कर सकता। सेठ ने मन में सोचा, शायद पीपल देवता इसके भोलेपन से प्रभावित होकर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि पीपल पर देवताओं का वास होता है। इस विचार के साथ सेठ ने सोचा कि एक और परीक्षा ली जाए। उसने फिर से तीनों बेटों को 100 रुपए दिए और कहा, जाओ और मुनाफा कमा कर लाओ। दोनों बड़े बेटे पिछली बार की तरह शहर गए और 100 रुपए का कपड़ा खरीदकर 200 रुपए में बेच दिया और 200 रुपए पिताजी को दे दिए। लेकिन तीसरा बेटा, जो बड़ा भोला था, रास्ते में जा रहा था। तभी उसने एक जोगी को देखा जिसके हाथ में एक सांप था। भोले ने जोगी से पूछा, यह तेरे पास क्या है भाई? जोगी ने कहा, भाई, यह सांप है। भोले बेटे ने जोगी से कहा, यह 100 रुपये ले लो और मुझे यह सांप दे दो। जोगी को और क्या चाहिए था, उसने 100 रुपए में सांप बेच दिया। भोला सांप खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही जब परिवार वालों ने पूछा, क्या लाए हो, तो उसने सांप निकालकर दिखा दिया। अब तो घर के लोग सांप देखकर चिल्लाने लगे, डरने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे। उसकी भाभियां और पड़ोसी भी उल्टा सीधा कहने लगे कि वह खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। वे सब कहने लगे कि सांप किसी न किसी को डस लेगा। भोला बेचारा बहुत अपमानित हुआ। भोले की पत्नी, जो बड़ी दयालु और सीधी सादी थी, ने कहा, स्वामी, चलो अब गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी आपको पसंद नहीं करता। भोले को अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह सांप, गाय और बछड़ा लेकर चल दिया। साथ में वह थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी ले आया। वे दोनों गांव से निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गांव पहुंचे जहां एक बूढ़ी विधवा महिला अकेले रहती थी। भोले ने उस महिला को अपना परिचय दिया और कहा, हम थक गए हैं, हमें यहाँ थोड़ी देर रुकने की अनुमति दें। बूढ़ी महिला ने उन्हें सहर्ष अपने घर में आश्रय दिया। उसने देखा कि उनके साथ एक गाय भी थी। उसी दिन से गाय के दूध में 250 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब गाय 1.25 किलो दूध देने लगी। आधा किलो दूध भोला और उसकी पत्नी पीते और आधा किलो दूध सांप और बछड़ा पीते। जो 250 ग्राम दूध बचता वह महिला पीने लगी, क्योंकि उसकी अपनी गाय अब दूध नहीं दे रही थी। बूढ़ी महिला बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ही घर में रहो। भोला और उसकी पत्नी ने उसकी बात मान ली और उसके घर में रहने लगे। भोला को रहते रहते 12 महीने बीत गए। एक दिन सांप ने भोले से कहा, हे भोले, तूने मेरी बड़ी सेवा की है। आज 12 महीने हो गए हैं, अब तेरा कर्ज उतारने की बारी आ गई है। मैं तुझे तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल देने के लिए तैयार हूं। मुझे अब मेरे घर छोड़ दे। ये सुनकर भोला डरने लगा कि कहीं सांप उसे काट ना ले। भोला थोड़ा चिंतित था और कहने लगा, सांप भाई, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चला जाऊं तो तुम मुझे काटोगे तो नहीं? सांप ने बड़ी गंभीरता से वादा किया और बोला, मैं तुझे नहीं काटूंगा। तूने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दूध पिलाया है, मेरी जान बचाई है, मैं तुझे कैसे काट सकता हूं? भोला ने एक घड़ा लिया, उसमें सांप को रखकर ढक्कन बंद किया और उसे सिर पर रखकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक चूहा मिला। चूही ने पूछा, सेठ जी, कहां जा रहे हो? भोला ने जवाब दिया, मैं सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। चूही ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। भोला ने कहा, तू मेरे साथ क्या करेगा? पता नहीं सांप का घर कितना दूर है, भूख प्यास लगेगी और जंगल में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। पर चूहा अपनी बात पर अड़ गया, नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भोला,
जो बहुत दयालु था, उसे अपने कंधे पर बिठाकर चल दिया। कुछ आगे जाकर उन्हें एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने पूछा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? भोला ने कहा, सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। बिल्ली बोली, मैं भी साथ चलूंगी। भोला ने उसे भी समझाया कि जंगल में कोई खाना पीना नहीं मिलेगा, भूख प्यास से मर जाओगी। लेकिन बिल्ली भी अड़ी रही। भोला, जो दिल का बहुत साफ था, उसे भी दूसरे कंधे पर बिठा लिया और आगे बढ़ा। अब चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक कुत्ता मिला। कुत्ता दौड़कर आया और कहने लगा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? भोला ने कहा, सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। कुत्ते ने कहा, सेठ जी मुझे भी अपने साथ ले चलो। भोला ने उसे भी बहुत समझाया कि जंगल में भटक जाओगे, लेकिन कुत्ता भी नहीं माना। अब सिर पर सांप का घड़ा, एक कंधे पर चूहा, दूसरे कंधे पर बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता, यह पूरा कारवां चलने लगा। आखिरकार जब भोला बहुत दूर निकल गया तो सांप ने कहा, सेठ जी आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? भोला ने कहा, यहाँ मिट्टी का बहुत बड़ा किला है। सांप बोला, यही मेरा घर है, आप मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर अपने घर के अंदर जाऊंगा। भोला ने सांप को घड़े से बाहर निकाला और सभी वहीं बैठ गए, क्योंकि भोला थक चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद सांप ने कहा, सेठ जी अब आप मेरी पूंछ पकड़ लीजिए, हम घर के अंदर चलेंगे। भोला थोड़ा डरते हुए बोला, तू अपने घर ले जाकर मुझे खाएगा तो नहीं? सांप ने भरोसा दिलाया, आपने मेरी सेवा की है 12 महीने, जोगी ने तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया होता। मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भोला ने आखिरकार सांप की पूंछ पकड़ी। सांप अपने बिल में घुसा और बिल बहुत बड़ा हो गया। आगे आगे सांप, पीछे पीछे भोला। बहुत दूर जाने के बाद सांप बोला, सेठ जी अब बहुत सारे बिच्छू और सांप मिलेंगे, आप डरना मत। और जब हम अंत में पहुंचेंगे तो वहां एक गुंडा आदमी मिलेगा। वह आपसे कहेगा, मांग बच्चा क्या मांगता है? आप उससे कहना, मुझे अंगूठी और गद्दा चाहिए। ये बहुत चमत्कारी है, इससे आप जो भी चीज मांगोगे वह मिल जाएगी। सांप ने सेठ जी को पहले ही समझा दिया। सेठ जी ने अपनी यात्रा जारी रखी, जब तक वह और सांप एक झुर्रीदार चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे, जो एक चारपाई पर आराम कर रहा था। सेठ जी अपनी सहज विनम्रता और पारंपरिक आदर्शों के साथ तुरंत हाथ जोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। बूढ़ा व्यक्ति भी उनके नम्र स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित हुआ और खुश होकर बोला, मांग बच्चा क्या मांगता है? सेठ जी ने थोड़ी संकोच के बाद कहा, अगर देना है तो कृपया मुझे एक जादुई अंगूठी और गद्दा दे दीजिए। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, यह तो बड़ी कीमती चीजें हैं, कुछ और मांग लो। लेकिन सेठ जी ने अपनी मांग पर अटल रहते हुए कहा, मुझे तो सिर्फ गद्दा और अंगूठी ही चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार अपनी सहमति दी, हमने वचन दिया है तो आपको यह वस्तुएं अवश्य मिलेंगी। अब सेठ जी ने आराम से 4-5 दिन गुजारे, क्योंकि जादुई अंगूठी और गद्दा उनके पास थे। उन वस्तुओं की अद्भुत विशेषता यह थी कि जो भी चाहो वह हाजिर हो जाए। सेठ जी ने पकवानों की भरमार मंगा ली और वे बड़े मजे से खा रहे थे। एक एक दिन ऐसे ही गुजर गए। अचानक सेठ जी को अपने साथ चल रहे चूहे, बिल्ली और कुत्ते की याद आई। वे विचारमग्न हो गए और बोले, सांप भाई मुझे बाहर जाने दो, मैं यहाँ आराम से पकवान खा रहा हूँ, जबकि बाहर मेरे साथी भूख से बेहाल होंगे। सांप को उनकी चिंता उचित लगी और उसने सेठ जी को अपने घर के बाहर छोड़ दिया। सेठ जी को देखते ही चूहा, बिल्ली और कुत्ता बोले, सेठ जी आप कहाँ चले गए थे? हम तो भूख प्यास से अधमरे हो गए हैं। सेठ जी ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। फिर सेठ जी ने अपनी जेब से जादुई अंगूठी और गद्दा निकाला और बोले, अगर सच्चाई है तो यहाँ एक खंभे पर महल बन जाए और 5 पकवान और ठंडा जला जाए। ये कहते ही वहां एक खंभे पर शानदार महल खड़ा हो गया और पकवानों की थालियां सामने आ गईं। सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहे ने भरपेट भोजन किया और रात को उसी महल में आराम से सो गए। सुबह हुई तो उस क्षेत्र का राजा, जो पास के नगर में विचरण कर रहा था, उस अद्भुत महल को देखकर चकित रह गया। एक खंभे पर महल कैसे बन सकता है? ये सोचते हुए उसने आवाज लगाई, कोई है इस महल के अंदर? तो नीचे आओ। सेठ जी ने राजा की आवाज सुनी और नीचे आए।
राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूं। सेठ जी ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। राजा बोला, तुम तो बड़े ही सरल स्वभाव के इंसान हो और मुझे अपनी कन्या के लिए ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। सेठ जी ने बहुत मना किया कि वे विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः उसने अपनी पुत्री का विवाह सेठ जी के साथ कर दिया। राजकुमारी के साथ साथ सेठ जी को बहुत सा धन, दास दासियां भी विदा की गईं। सेठ जी अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ उसी एक खंभे वाले महल में लौट आए। अपनी सरल स्वभाव के चलते सेठ जी ने अपनी नई पत्नी को यह रहस्य भी बता दिया कि कैसे जादुई गद्दा और अंगूठी के कारण वह इतना वैभवशाली जीवन जी रही है। मगर राजकुमारी की एक दासी ने यह सारी बातें सुन ली और समझ गई कि सेठ जी का यह वैभव इसी जादुई गद्दे और अंगूठी की वजह से है। रात होते ही जब सेठ जी और राजकुमारी सो गए, वह चालाक दासी चोरी छिपे उनके कमरे में आई और जादुई अंगूठी और गद्दा चुराकर भाग गई। जैसे ही दासी ने जादुई अंगूठी और गद्दा चुराया, वह महल तुरंत ध्वस्त हो गया। अब राजा की बेटी भी सेठ जी पर नाराज हो गई और अपने पिता के पास महल लौट गई। इधर सेठ जी और उनके साथी कुत्ता, बिल्ली और चूहा भूख और प्यास से तड़पने लगे। ठंडी रात में वे बेचारे कांप रहे थे, जैसे ठंड का कहर उन पर बरप रहा हो। उन तीनों ने सोचा, सेठ जी कितने भोले और नेक दिल हैं। वे किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को भूखा प्यासा नहीं छोड़ सकते। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने सेठ जी को बताया, हम जादुई अंगूठी और गद्दा वापस लाने जा रहे हैं, आप यहीं प्रतीक्षा करें। फिर वे दासी के घर की ओर बढ़े। चूहा बिल खोदकर घर के अंदर घुस गया, बिल्ली दीवार पर चढ़कर बैठ गई और कुत्ता बाहर पहरा देने लगा। चूहे ने अपनी पूंछ में मिर्ची पाउडर भर लिया और दासी के पास पहुंचा, जो गहरी नींद में थी। उसने मिर्ची पाउडर को दासी की नाक में डाल दिया। इससे दासी की खांसने की आवाज गूंजने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर चूहे ने तकिए के नीचे से अंगूठी और गद्दा निकाल लिया और उन्हें बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने उसे कुत्ते को सौंप दिया। तीनों फिर से सेठ जी के पास लौट आए। सेठ जी ने अंगूठी और गद्दा हाथ में लेकर कहा, यह अंगूठी और गद्दा वाकई चमत्कारी है। यदि यह किसी बुरे इंसान के हाथ में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद सेठ जी ने कहा, अंगूठी और गद्दा, यदि यह सत्य है तो यहाँ फिर से एक खंभे पर महल खड़ा हो जाए और 5 पकवान और ठंडा जला जाए। इतना कहते ही सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहा देख सकते थे कि पकवान की थालियां और महल फिर से उपस्थित हो गए। उन्होंने जी भरकर खाना खाया क्योंकि वे बहुत भूखे थे। रात में वे चारों उसी महल में सो गए। सुबह के समय वही राजा जिसने सेठ जी का विवाह अपनी पुत्री से कराया था, वहां आया। राजा ने देखा कि खंभे पर महल फिर से खड़ा है और आवाज लगाई, सेठ जी बाहर आइए। सेठ जी बाहर आए और राजा ने कहा, मेरी बेटी तो नादान थी जो घर छोड़कर चली गई। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आप उसे विदा कराकर वापस ससुराल ले जाएं, क्योंकि लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। सेठ जी ने कहा, हम आपकी बेटी को वापस ले जाएंगे, परंतु दासी को नहीं ले जाएंगे। राजा ने सहमति दी और कहा, ठीक है, सिर्फ मेरी बेटी को ही ले आओ। इसके बाद सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहा राजकुमारी को वापस लाने के लिए गए। राजकुमारी के साथ साथ उन्होंने जादुई अंगूठी और गद्दा भी ले लिया और सभी को वापस ले आए। अब सेठ जी और उनकी पत्नी एक बार फिर अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में कुत्ता, बिल्ली और चूहे के घर आते जाते थे। जब कुत्ते का घर आया, वह वहां लौट गया। इसके बाद बिल्ली का घर आया तो वह भी अपने घर लौट गई। फिर चूहे का घर आया, वह भी वहीं लौट गया। वे तीनों सेठ जी को बहुत सारा धन देकर विदा हुए, क्योंकि सेठ जी उनके अच्छे मित्र थे और दिल के सच्चे इंसान थे। जब सेठ जी और राजकुमारी अपने घर लौटे तो सेठ जी ने अपने परिवार को जादुई अंगूठी और गद्दे की कहानी सुनाई और कहा कि इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। रात होते होते वे सेठ जी और उनकी पत्नी उस महल में आराम से सो गए और सुबह जब वे उठे तो उनके चेहरे पर संतोष और सुख की मुस्कान थी, जो उन्हें इस यात्रा से प्राप्त हुई थी। हमारे घर के सामने कभी किसी का घर नहीं था और अचानक रातों रात ये महल खड़ा हो गया। ये कैसे हुआ? इसे देखकर कुमारिन बड़ी हैरान हुई। वह सोचने लगी,
कौन हो सकता है इस महल में? उत्सुकतावश उसने महल के सामने जाकर आवाज लगाई। इस महल में कौन है? सेठ और उनकी रानी बाहर आए और यह देखकर कुमारिन और उनकी पत्नी चकित रह गईं। उन्होंने सोचा, यह सेठ और नई दुल्हन यहां कैसे? सेठ ने मुस्कुराते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई। उनकी पत्नी और कुमारिन ने मिलकर नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने जितना हो सका नई दुल्हन का भव्य स्वागत किया। परिवार में हर्षोल्लास का माहौल छा गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतते ही सेठ जी को अपने गांव की याद सताने लगी। उन्होंने कुमारिन से अनुमति मांगी और हाथी घोड़ों पर सवार होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ गांव की ओर चल दिए। गांव के बुजुर्ग राजा, जो अब वृद्ध हो चुका था, को जब सूचना मिली कि कोई राजा हाथी घोड़ों के साथ आ रहा है, तो उसने सोचा, शायद यह कोई शत्रु राजा है जो हम पर हमला करने आ रहा है। उसने अपने सैनिकों को तैयार किया और उनके साथ उस राजा का सामना करने के लिए निकला। जब वह नजदीक आया तो उसने देखा, अरे यह तो भोला सेठ है। भोला सेठ ने राजा के पास पहुंचकर उसके चरण स्पर्श किए और राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा को जब पता चला कि उसका भोला बेटा आने वाला है, तो उसने अपने घर वालों को बुलाया और कहा, आओ देखो, इस बार वह कौन सा चमत्कार करके आया है। ढोल नगाड़ों से स्वागत की तैयारी शुरू हो गई। गांव वाले उत्साह से उसके स्वागत के लिए जमा हो गए। सेठ ने कहा, यह स्वागत आप मेरा नहीं, इस धन का कर रहे हैं। अगर मेरा स्वागत करना होता तो उस दिन करते जब मैं सांप लाया था। उस दिन तो आप सबने मुझे घर से निकाल दिया। घर वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सेठ से माफी मांगने लगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। उसी गांव के राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देखा कि भोला सेठ बहुत ही ईमानदार, संस्कारवान और दयालु है। राजा ने निर्णय लिया कि वह भोला सेठ को ही राजा बनाएगा। सेठ, जो अब वृद्धावस्था में था, अपने पुत्र के पास आया और उसे गले लगाया। उसने कहा, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। मैंने अपने पुत्र को परख किया था, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता था। सब लोग इसे मूर्ख समझते थे, पर मैंने देखा कि यह सच्चा हीरा है। इसके बाद सेठ के दोनों भाई भी चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा सूरजमल सिंह थे, जिनकी 2 रानियां थी, लेकिन राजा की संतान नहीं थी। संतान तो जन्म लेती थी, परंतु जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती थी। इस कारण राजा अत्यधिक चिंतित रहते थे। आज फिर रानी का समय था और राजा बेचैन होकर इधर उधर टहल रहे थे। इसी बीच राजमाता आई और कहने लगी, बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती की है? मैं धर्म कर्म सब करता हूँ, साधु सन्यासियों की सेवा करता हूँ, धार्मिक अनुष्ठान भी करता हूँ। फिर भी ऐसा कौन सा पुण्य कार्य है जो मैंने नहीं किया? क्यों मुझे खुशी नसीब नहीं हो रही? क्या मेरे भाग्य में ही कुछ खराबी है? राजमाता ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम धीरज रखो। मैं जानती हूँ एक दिन भगवान अवश्य तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। इसी बीच दाई आई और सूर्य प्रताप सिंह की ओर देखी। उनका चेहरा देखते ही राजा समझ गए कि जरूर कोई खबर है। राजा ने दाई से कहा, क्या खबर है? दाई ने उत्तर दिया, इस बार भी वही हुआ। राजा जोर से चिल्लाए, यह खबर सुनने के लिए नहीं बुलाया था तुम्हें। रानी मां ने समझाते हुए कहा, इस मिस बेचारी की क्या गलती है? ये तो सब भाग्य का खेल है। दाई ने बताया, रानी साहिबा, चंद्रभागा का बेटा भी गर्भ में ही समाप्त हो गया। 6 महीने का बच्चा भला कैसे बचता? राजा सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और बोले, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे दोनों रानियों के बच्चे जन्म से पहले ही क्यों समाप्त हो जाते हैं? दाई ने कहा, यह सब तो भाग्य का खेल है। 8वीं बार भी यही हुआ। राजा गुस्से में बोले, क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या हमारे भाग्य में संतान नहीं है? डरते डरते दाई ने कहा, राज्य साहब, हमें माफ कर दीजिए। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं कहना चाह रही थी कि शायद हमारी दोनों रानियों के भाग्य में संतान नहीं है। राजा ने गुस्से में कहा, निकल जाओ यहां से। दाई तुरंत वहां से चली गई। मायूस होकर राजा ने अपनी मां से कहा, मां, अब छोटे लोग भी मुझे यह सब कहने लगे हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
राजमाता ने समझाते हुए कहा, तुम नहीं, अब जो करना है वो मैं करूंगी। कल ही कुलगुरु और राजगुरु दोनों को बुलाऊंगी और कोई उपाय पूछूंगी। नीलम तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठी पानी के साथ खेल रही थी। तभी पीछे से कमली आई और बोली, क्यों नीलम, आज फिर चाची से डांट खाई है? नीलम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? कमली ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? मैं तुम्हारी बचपन की सखी हूं, तुम्हारी हर आदत जानती हो। जब भी तुम उदास होती हो यहां आ जाती हो। नीलम ने पूछा, और तुम यहां क्यों आई हो? कमली ने जवाब दिया, अरे तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है। बेचारी दादी के बारे में तो सोचो। मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई हो और उन्हें अपने घर बैठाकर तुम्हें लेने आई हो। नीलम ने कहा, तुम्हें दादी ने भेजा है? कमली ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, दादी को कैसे भूल सकती हो। चलो नीलम, हम चलते हैं। नीलम बहुत ही साधारण दिखने वाली लड़की थी। नाटा कद, साधारण नाक, परंतु उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। नीलम के माता पिता बचपन में ही भगवान के पास चले गए थे। वह चाचा चाची के घर रहती थी, जहां उसे भोज की तरह देखा जाता था। चाचा चाची की ताने उसे नश्तर की तरह चुभते थे। देवी दादी का प्यार ही था जो उसके घावों पर मरहम का काम करता था। नीलम घर पहुंचकर दादी के गले लग गई, पर दादी गुस्से में थी और कहने लगी, कहाँ चली जाती हो कामली? देखो पंडित आए हुए हैं। मैं बात नहीं कर रही हूं, तू बोल दे, इसी के घर चली जा। और चाची, रास्ता देख रही है इसका। नीलम अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, दादी, मुझसे नाराज हो गई हो? दादी कुछ नहीं बोली। नीलम ने कहा, दादी, मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। दादी उसे गले लगाते हुए बोली, कभी ऐसी बात मत करना। कमली ने हंसते हुए कहा, अरे दादी, एक दिन तो इसे जाना ही है। नीलम ने हंसते हुए कमली के पीछे दौड़ते हुए कहा, कमली की बच्ची, रुक जा। दादी ने पंडिताइन से कहा, मैं एक काम से आई थी। यह नीलम की कुंडली है। पंडित जी को दिखाकर पूछना कि इसके विवाह का योग है या नहीं। चोरी बह लायक हो गई है। इसके चाचा चाची को तो इसकी फिक्र ही नहीं है। कमली की मां ने कहा, अम्मा, तुम परेशान मत हो, मैं रात को ही पिताजी से इसकी कुंडली दिखा दूंगी। रात को पंडित जी ने नीलम की कुंडली देखी। उसे देखकर पंडित जी गहरी चिंता में डूब गए। पंडिताई ने पूछा, क्या हुआ, कब होगी नीलू की शादी? पंडित जी ने थोड़ी देर बाद कहा, बहुत अद्भुत कुंडली है। नीलम की बहुत ही काम होती हैं ऐसी कुंडलियां। सभी शुभ ग्रह अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। राजयोग की कुंडली है। इसका बहुत ही जल्द भाग्य बदलने वाला है। विवाह का प्रबल योग है और बहुत ही जल्द होगा, शायद कुछ ही दिनों में। पंडिताइन बोली, राजीव, वाह, परंतु अभी तो वह नौकरों जैसी जिंदगी जी रही है, अपने चाचा चाची की दया पर निर्भर है। बेचारी, पंडित जी ने कहा, वही तो, इसकी कुंडली में सुख और दुख दोनों समाहित है। पंडिताई ने हैरानी से पूछा, मतलब? पंडित जी बोले, सुख और दुख नदी के दो किनारों जैसे होते हैं जो कभी मिलते नहीं। दुख आता है तो सुख नहीं होता, सुख आता है तो दुख नहीं होता। परंतु नीलम की कुंडली में सुख के साथ साथ दुख भी अपने स्थान पर जमकर बैठे हैं। पंडिताई ने चिंतित होकर पूछा, फिर क्या होगा? पंडित जी ने कहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो जीवन की सच्चाई है। दुख सुख तो चलता ही रहता है। तुम नीलम की अम्मा को यह खुशखबरी दे दो कि विवाह का प्रबल योग है और घर बैठे रिश्ता आ जाएगा। पंडिताइन खुश हो गई और बोली, मैं कल सुबह ही अम्मा को बता दूंगी। इधर राजमहल में रानी मां ने कुलगुरु और राजगुरु दोनों को बुलाया। कुलगुरु ने कहा, रानी मां, हमने पहले ही बताया था कि दोनों रानियों की कुंडली में कोई दोष नहीं है, उन्हें संतान का योग है। परंतु राजा जी की कुंडली में दोष है। उनके ग्रह विपरीत दिशा में बैठे हैं और रानियों की कुंडली से मेल नहीं खाते, इसलिए संतान होने के योग बनते हैं परंतु संतान प्राप्त नहीं होती। रानी मां ने पूछा, इसका कोई उपाय होगा? कुलगुरु बोले, इसका कोई निश्चित उपाय नहीं है जिससे यह दोष दूर हो जाए। रानी मां निराश होकर बोली, तो क्या हमारा सूरज सूर्य प्रताप सिंह निराश ही रहेगा? राजगुरु ने कहा, बस एक उपाय हो सकता है रानी मां, हम राजा जी का विवाह ऐसी कन्या से करें जिसकी कुंडली में सभी ग्रह सही स्थान पर हो, जिससे दोनों की कुंडलियां मेल खा जाए और राज्य को उत्तराधिकारी मिल सके। रानी मां चौंक कर बोली, एक और विवाह?
सूर्य प्रताप सिंह इसके लिए तैयार नहीं होगा। वह तो बड़ी मुश्किल से चंद्रप्रभा से विवाह करने के लिए तैयार हुआ था। गुरु ने कहा, रानी माँ, हमने सभी गणनाएं करके देख ली है, यही एक उपाय है। रानी माँ ने कहा, पहले तो राजा तैयार ही नहीं होगा, और अगर वह तैयार हो गया तो ऐसी लड़की कहाँ ढूंढेंगे। कुलगुरु बोले, मुश्किल तो होगी, पर आप चिंता न करें। मैं राज्य भर के सभी पंडितों को इकट्ठा करके कह दूंगा कि ऐसी कुंडली वाली लड़की किसी की नजर में आए तो तुरंत हमें बताएं। राजमाता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप उस लड़की को ढूंढिए, राजा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। राजमाता ने राजा को अपने कक्ष में बुलवाया। राजा आकर बोले, रानी माँ, आपने बुलाया? रानी माँ बोली, हाँ बेटा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। राजा ने कहा, कहिए माँ। रानी माँ ने कहा, पहले वादा करो हमारी बात मानोगे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी जान भी आप ही के लिए हाजिर है। रानी माँ बोली, परंतु यह बात अलग है, तुम्हें वादा करना होगा। रानी माँ ने कहा, तुम एक और विवाह कर लो। राजा ने कहा, रानी माँ, आप जानती हैं कि मैं और विवाह नहीं करना चाहता। रानी माँ ने समझाया, बेटा, मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई और कुलगुरु का भी यही कहना है कि तुम तीसरा विवाह करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने कहा, पर मैं और विवाह नहीं करना चाहता। राजा ने कहा, तो रानी माँ बोली, बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारे राजघराने को उत्तराधिकारी मिले? राजा ने जवाब दिया, माँ, क्यों नहीं, यह तो हमारी भी इच्छा है कि हमारा बेटा ही हमारे बाद राज्य संभाले। रानी माँ बोली, तो तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी, और तुमने मुझसे वादा भी किया था। अंततः राजा ने थक हार कर कहा, ठीक है रानी माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, और वहां से चले गए। रानी माँ उन्हें जाते हुए देखती रही और मन ही मन सोचने लगी कि तुमने यह फैसला मेरी वजह से लिया है, दिल से तुम्हारी इच्छा नहीं है यह विवाह करने की। दूसरे दिन कुलगुरु ने महामंत्री को कहकर राज्य के सभी पंडितों को बुलवा लिया और उन सभी पंडितों से कहा, क्या आपकी नजर में किसी ऐसी लड़की की कुंडली है जिसके सभी ग्रही अपने स्थान पर बैठे हो और वह विवाह के योग्य हो? आप लोग हमें जरूर बताएं, हमें ऐसी लड़की की तलाश है। यदि राजा सूर्य प्रताप सिंह की शादी ऐसी लड़की से हो जाए तो राज्य का भविष्य उज्जवल हो जाएगा और हमारे राज्य को नया उत्तराधिकारी भी मिलेगा। कमली के पापा पंडित जी यह सुनकर प्रसन्न हो गए और कुलगुरु से बोले, कमाल की बात है, कल रात को ही मेरे पास ऐसी कुंडली आई थी, गांव की लड़की नीलम की, जिसकी कुंडली इसी तरह की है जैसा आप बता रही हैं। कुलगुरु ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, आप दिखाइए हमें वह कुंडली। पंडित जी ने कुंडली को लेकर कुलगुरु को दिखाया। कुलगुरु ने ध्यानपूर्वक कुंडली को देखा और बोले, यह कन्या अवश्य राज्य पर आए संकट को दूर करेगी। राजगुरु ने कहा, भगवान भी हमारी सहायता कर रहे हैं, वे भी चाहते हैं कि हमारी राजा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। इसी बीच राजमाता आ गई और बोली, कुलगुरु जी, आप बहुत तल्लीनता से कुंडली को देखिएगा, मैं इस बार कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहती। कुलगुरु ने कहा, राजमाता, आप निश्चिंत रहिए, मैंने बहुत ध्यान से कुंडली को देखा है, सब ठीक है। फिर पंडित जी से कहा, ठीक है, आप इसके घर वालों से बात करिए। पंडित जी बोले, वह तो बहुत ही गरीब लोग हैं, लड़की भी बहुत साधारण है, उसके माँ बाप नहीं है, चाचा चाची की दया पर अपनी जिंदगी काट रही है। राजमाता ने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस यही चाहत है कि उस लड़की की शादी हमारे बेटे से हो जाए। पंडित जी, आप तुरंत जाइए उसके घर और उसके घर वालों से बात कीजिए। राजमाता ने पंडित जी को कहा, आप उनसे कहिए कि इस लड़की को राजा के लिए पसंद कर लिया गया है, वे मना क्यों करेंगे। फिर राजमाता ने ताली बजाकर नौकरों को बुलाया। वे एक बड़ा सा थाल लेकर आए जिसमें जवाहरात और रेशमी वस्त्र रखे थे। पंडित जी की आंखें चमक उठी। राजमाता ने कहा, आप ये सौगात उस लड़की के घर वालों को दे दीजिए। उधर पंडिताइन ने नीलम की दादी से कहा, पंडिताइन की अम्मा, अब तो लड्डू खिलाओगी और नीलम की शादी की तैयारी शुरू कर दो। पंडित जी ने कहा है कि नीलम की शादी के योग्य बन गए हैं और अभी इसी महीने में उसकी शादी हो जाएगी। यह सुनकर दादी बहुत प्रसन्न होती है और पंडिताइन से कहती है, क्यों नहीं, लड्डू तो तुझे खिलाऊंगी। पंडिताइन कहती है,
पंडित जी कह रहे थे कि नीलम की शादी एक बहुत बड़े घर में होगी, राजयोग है। अम्मा, हमारी नीलम को कोई भी दुख नहीं रहेगा, बहुत दुख सहेली है। दादी कहती है, मेरी नीलम के तो भाग्य खुल जाएंगे, अगर मेरी बेटी की किस्मत अच्छी निकल गई तो। नीलम की चाची हाथ नचाते हुए कहती है, वहां पंडिताइन जी, तुम तो बहुत उत्साहित हो, जैसे कोई राजा ही आ जाएगा इस मनोज से शादी करने। दादी की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। वे कहती है, तुझे क्यों जलन हो रही है? कान खोलकर सुन ले, राजा ही आएगा मेरी नीलम से शादी करने। चाची कहती है, मैं भी तो यही चाह रही हूं अम्मा जी, जल्दी से जल्दी इस काव्या हो जाए और यह मनहूस हमारे घर से जाए। इस बदसूरत से कौन शादी करेगा? मेरी रूपा को देखो, कितनी सुंदर है। नीलम से 2 साल छोटी है और अभी से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। अम्मा कहती है, बहू जरा ढंग से बोलो, मेरी नीलम में कोई कमी नहीं है। और चाची पल्लू से अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। दादी कहती है, और वह कौन सी तुम्हारी छाती पर बैठकर मूंग डाल रही है? दिन भर तो घर के सारे कामों में लगी रहती है और तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी मिलती है। दरवाजे की ओट में खड़ी नीलम ये सब बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरे माँ बाप नहीं है? मेरे माँ बाप होते तो मुझे भी कोई प्यार करता। दादी नीलम को रोते हुए देख लेती है और उसके पास जाकर बोलती है, मत रो बेटी, मैं हूं ना तुझे प्यार करने वाली, तू क्यों इतनी बातें सुनती है? दादी उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, मेरी बच्ची, अब कुछ ही दिनों की मेहमान है इस घर में, मुझे भी भर के प्यार करने दे। जी भर के, फिर ससुराल चली जाएगी तो कब मौका मिलेगा? नीलम कहती है, नहीं दादी, मुझे ससुराल नहीं जाना, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। दादी कहती है, बेटी, ये तो दुनिया की रीत है, एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। देखना, वहां तुझे इतना प्यार मिलेगा कि तू सब दुख भूल जाएगी। उधर रानी माँ राजा के पास आकर कहती है, बेटा देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। कुलगुरु ने जिस तरह की लड़की के बारे में बताया था, वह लड़की हमें मिल गई। राजा कहते हैं, इतनी जल्दी मिल गई? रानी माँ कहती है, हाँ, इतनी जल्दी मिल गई। भगवान भी हमारे साथ है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो। इस पर राजा अपनी माँ से कहते कहते रुक जाते हैं और फिर कहते हैं, रानी माँ, अब जल्दी से मेरी शादी करा दीजिए। रानीवास रानी चंद्रभागा प्रभावती बातें कर रही थी। चंद्रभागा कहती है, दीदी आपको पता है अब तीसरी भी आने वाली है? प्रभावती कहती है, हाँ सुना तो है मैंने भी। चंद्रभागा कहती है, मगर राजा साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी संतान बच नहीं रही है, इसमें हमारी क्या गलती है? उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था। प्रभावती कहती है, चंद्रभागा, हम रानियों की किस्मत ही ऐसी होती है, पता नहीं राजा कब दूसरी रानी ले आए, कभी युद्ध में जीत के, कभी मित्रता के रूप में, कभी किसी को पसंद आ जाती है। हम रानियों को तो ये सहन करना ही पड़ता है। चंद्रभागा कहती है, मुझे तो डर लग रहा है, अगर वह बहुत सुंदर हुई तो राजा जी का हमसे मोह भंग हो जाएगा। प्रभावती कहती है, यही तो होता है, जब तुम आई थी तब राजा जी मुझे बिल्कुल ही भूल गए थे, अब इतने समय बाद कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं। चंद्रभागा परेशान हो जाती है, उसे लगता है अब उसकी हालत प्रभावती जैसी होने वाली है। उधर कमली नीलम को चिढ़ा रही थी, नीलम अब तो तू चली जाएगी, फिर मैं रूपा से ही दोस्ती कर लूंगी। नीलम उदास होकर कहती है, कमली तो मुझे भूल जाएगी। कमली उसे गले लगाकर कहती है, नहीं रे पागल, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? बापू से कहूंगी जहां तेरा विवाह हो रहा है वही मेरा भी विवाह करा दे। और फिर दोनों हंसने लगती है। फिर नीलम थोड़ी गंभीर होकर कहती है, कमली, मेरा पति मुझे प्यार तो करेगा ना? कमली कहती है, तू ऐसा क्यों कह रही है? नीलम उदास होकर कहती है, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं ना। पंडित जी, जो नीलम के चाचा के घर राजा की भेंट लेकर गाजे बाजे के साथ आते हैं, बाजे की आवाज सुनकर आसपास के और नीलम के घर के सभी लोग बाहर निकल आते हैं। सबको लगता है किसी की बारात आ रही है और गांव में अक्सर यही होता है। सभी लोग घरों के बाहर निकलकर बारात देखने लगते हैं और बच्चे तो बारात के साथ नाचने लगते हैं। जब पंडित जी को लाभ लगकर हाथी, घोड़े, सैनिक और डोली के साथ आते हुए देखते हैं तो सबको बहुत विस्मय होता है। पर जब पंडिताइन देखती है
कि पंडित जी घोड़े पर बैठकर गाजे बाजे के साथ डोली लेकर आ रहे हैं, तो वे अपना माथा पीट लेती है और बोलती है, हे माँ, ये क्या हुआ? पंडित जी बुढ़ापे में दूसरा विवाह कर लाए क्या? मेरे तो भाग्य ही फूट गए। और वह रोने लगती है। आसपास की महिलाएं उसे सांत्वना देती है। नीलम और कमली का घर पास पास ही था। पंडित जी वहीं रुकते हैं और घोड़े से उतरते हैं तो पंडिताइन दौड़कर उनके पास जाती है और उनके सीने पर मुक्के से प्रहार करती हुई विलाप करते हुए कहती है, ये क्या किया आपने? फिर कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर जाती है। पंडित जी उसे उठाकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। पंडिताइन रोती रहती है और कहती है कि वह बात ही नहीं सुनती। तब पंडित जी तेज स्वर में बोलते हैं, भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुनो। फिर पंडिताइन चुप हो जाती है। पंडित जी कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं विवाह करके आया हूं? अरे मेरी भाग्यवान, यह सब नीलम के लिए है। पंडित जी के मुंह से यह सुनकर सब लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले रह जाते हैं। चाची कसम खाकर गिरते गिरते बचती है। वह चाचा से सहारा लेकर खड़ी होती है। फिर वे कहती है, क्या ये हाथी घोड़े रजवाड़ा डोली सब नीलम के लिए है? राजा जी उससे शादी करना चाहते हैं। और फिर चाची मुंह बनाकर कहती है, उस बदसूरत से शादी करना चाहते हैं। चाचा कहते हैं, पंडित जी आप क्या बात कर रहे हैं? पंडित जी कहते हैं, चलो भाई, घर के भीतर चलो, सारी बातें बताता हूं। सब नीलम के घर के भीतर आ जाते हैं और जो लोग भीतर नहीं आ पाते वे घर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते को घेरे रहती हैं और बच्चे भी खेलते हुए हाथी घोड़ों को देखने लगते हैं। उनके लिए यह पहला अवसर था जब गांव में पूरा लश्कर ऐसे आया था। नीलम और कमली इस बात से बेखबर तालाब के किनारे बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। पंडित जी सारी बातें नीलम के चाचा को बताते हैं और कहते हैं, हमारी नीलम के तो भाग्य खुल गए। राजा जी का रिश्ता घर बैठे आया है। आप लोग और नीलम के लिए रानी माँ ने प्रस्ताव भेजा है। हम सबको विवाह के लिए राजमहल बुलाया है। दादी कहती है, पर राजा जी के पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं। चाची कहती है, कैसी बात कर रही हो अम्मा? राजा लोग तो शादियां करते ही रहते हैं। आप तो ये सोचो, नीलम रानी बनेगी और राजमहल में रहेगी। दादी कहती है, पर राजा की उम्र भी तो, पर वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। चाची कहती है, पागल हो गई है ये बुढ़िया। चाचा उसे घूर कर देखते हैं तो चाची तुरंत संभल कर बोलती है, अरे अम्मा, विवाह में लड़के की उम्र कौन देखता है? आप तो बस शादी की तैयारियां करो। चाचा और पंडित जी भी उसकी बात का समर्थन करते हैं। दादी कहती है, पर उन्होंने हमारे नीलम को देखा भी नहीं है। पंडित जी कहते हैं, देखने और दिखाने में क्या होता है? नीलम की कुंडली इतनी जबरदस्त थी कि रानी माँ ने आगे आकर उसका हाथ मांग लिया। फिर दादी चुप हो जाती है। राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। रोशनी जगमगा रही थी और रानीवास में रानी चंद्रभागा का दिल टूट रहा था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राजा जी को दूसरे के साथ कैसे बांटेगी। वह सोचती है, राजा जी मुझे भूल जाएंगे। फिर वह कांच में अपने चेहरे को देखती है और कहती है, मैं सुंदर हूं, पर वह हूर की परी हुई तो? फिर वह अपने चेहरे पर पाउडर की परत चढ़ाकर आत्मसंतुष्ट हो जाती है। मुझसे सुंदर कोई नहीं। इतने में दासियां आकर कहती हैं, रानी साहिबा, राजा जी पधार रही है। रानी चंद्रभागा खुश हो जाती है, अपने वस्त्र और गहनों को ठीक करती है और पलंग पर बैठ जाती है। राजा आते हैं और कहते हैं, रानी जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? चंद्रभागा कहती है, ठीक है राजा साहब, मगर राजकुमार न पाने का दुख हमें दुखी कर देता है। राजा कहते हैं, हाँ रानी जी, हमें भी अपने राजकुमार के खोने का दुख है, पर क्या करें, ईश्वर को यही मंजूर था। हमारी गोद में पता नहीं कब भरेगा। चंद्रभागा राजा जी के पास खिसक जाती है और उनकी गोद में अपना सिर रखकर कहती है, इस बार जाएंगे तो बहुत जल्दी नन्हा सा राजकुमार हमारी गोद में होगा। राजा कहते हैं, हम भी ईश्वर से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं, पर यह हमारी सुनते कहाँ है। फिर चंद्रभागा कहती है, आप तीसरी शादी क्यों कर रहे हैं? राजा साहब कहते हैं, हम तो नहीं करना चाह रहे थे, पर रानी माँ का हुक्म है तो हमें मानना ही पड़ेगा। रानी माँ के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। रानी माँ ने कहा है और हमसे वादा भी लिया है, इसलिए हम अपने वादे से बंधे हुए हैं। उधर नीलम और कमला जब घर आती है तो इतनी चहल पहल और हाथी घोड़े देखकर विस्मित रह जाती है। कमली कहती है, ये क्या हो गया?
हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? नीलम कहती है, अरे नहीं रे, ये तो हमारा ही गांव है। वे देखती है कि पूरा गांव सज धज कर तैयार है। मैदानों और सड़कों पर साजिम बिछे हुए हैं। जगह जगह बड़े बड़े झूले बने हुए हैं। बड़े बड़े पतीलों में खाना पक रहा है। अलग अलग भगवानों की खुशबू आ रही है और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बन रही है। लगभग पूरा गांव इस उत्सव के माहौल में जुटा हुआ था। इतने में किसी की नजर नीलम पर पड़ी और चिल्लाकर बोला, अरे नीलम आ गई। फिर क्या था, सभी लोग नीलम के पास इकट्ठा हो गए। सब नीलम को घेरकर खड़े हो गए और अलग अलग आवाजें आने लगी। हमारी नीलम कितनी भाग्यवान है ना, मुझे तो पहले से ही पता था यह एक दिन रानी बनेगी। कितने अच्छे दिल की है, सबकी सहायता करती है। भगवान ऐसे लोगों को ही फल देते हैं। नीलम तो बहुत अच्छी लड़की है। तरह तरह से लोग बातें बना रहे थे। नीलम को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अब तक यही सुना था कि वह अशुभ है, माँ बाप को खा गई, और सुबह सुबह उसका मुंह देख लिया तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। अब यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है। फिर वे सारी दादी नानियां जो भला बुरा कहती थी, वे बन्ना बन्नी गाने लगी। गांव की नजर उतारने के लिए होड़ मचने लगी। कोई लाल मिर्च से, तो कोई ताबीज से, तो कोई मंत्रोच्चार से नजर उतारने लगी। सभी लोग बधाई देने लगे। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उसकी चाची आई, जो कभी सीधी सादी नीलू के पास नहीं जाती थी। वह उसके सिर पर हाथ फेरकर कहने लगी, क्यों इतनी भीड़ लगाकर मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? देखो ना, कितना पसीना पसीना हो गई है, कितनी गर्मी लग रही है मेरी बच्ची को। चल बेटी, घर चल। और चाची उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। नीलम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह कमली से कहती है, मुझे थोड़ा चुटकी तो काट, मैं सपना तो नहीं देख रही। कमली अपने हाथ पर चुटकी काटती है और कहती है, नहीं नीलू, ये सपना नहीं, ये सब सच हो रहा है। चाची उसे अंदर ले जाकर बैठा देती है। रूपा पंखा झलने लगती है। चाची रूपा से कहती है, जरा अच्छे से पंखा झलो, दीदी को पसीना नहीं आना चाहिए। पास बैठे कामला के मुंह से निकलता है, दीदी। तो चाची उसे घूर कर देखती है और कहती है, तेरी माँ तुझे याद कर रही थी कामला, जा अपने घर। कामला चली जाती है। फिर चाची अपने बेटे रघु से कहती है, जा पानी लेकर आ दीदी के लिए। थोड़ी देर रुक कर कहती है, अच्छा थोड़ी जल्दी कर। फिर नीलम के सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा आज मैंने तेरी पसंद का बादाम का हलवा बनाया है, जो तुझे बहुत पसंद है ना। और हलवा अपने हाथों से खिलाने लगती है। नीलम को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चाची का प्यार देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में दादी आ जाती है और नीलम दादी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, दादी ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? बताओ ना दादी, जिस प्यार के लिए मैं इतनी तरसी हूं, वे लोग जो मुझे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आज मुझे सब इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? उसकी दादी प्यार से नीलम के बालों को सहलाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, तेरे दुख के दिन चले गए। अब तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। और आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, रोने का समय नहीं है अब तो हंसने का समय आ गया है। दीदी तेरी शादी में मैं तो रेशमी लहंगा पहनूंगी। चाची कहती है, तेरी दीदी तुझे एक क्या 10 लहंगे बनवा देगी, उसे किस चीज की कमी है? नीलम आश्चर्य और खुशी से दादी की तरफ देखने लगती है। दादी कहती है, हाँ बेटा, तू रानी बनेगी, तेरे लिए राजा साहब का रिश्ता आया है। नीलम पूछती है, कौन? चाची प्यार से कहती है, अरे पगली, हमारे देश के राजा और किसका? नीलम को चक्कर आने लगते हैं। फिर वह संभल कर कहती है, राजा जी का। दादी कहती है, हाँ मेरी बच्ची, अब तू अंदर चलकर आराम कर ले, फिर सब बातें बताती हूँ। दादी उसे बताती है कि राजमाता ने खुद राजा जी के लिए तुझे मांगा है। नीलम कहती है, पर दादी उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर कैसे? दादी कहती है, तेरे गुणों के कारण। उन्हें किसी ने बताया कि नीलम बहुत गुणी लड़की है। वह शादी के लिए तैयार हो गए। नील मास्टर से पूछती है तो दादी कहती है, हाँ। अपनी आंखों के कोनों को पोंछती है जो आंसुओं से भीग चुके थे। फिर कहती है, हाँ बेटा, बिल्कुल सच। नीलम कहती है, माँ, रानियां तो बहुत सुंदर होती है ना, फिर मैं कैसे रानी बन सकती हूँ? दादी कहती है, मेरी बच्ची, तुम बहुत सुंदर हो। ऐसे नहीं बोलते,
किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम बहुत सुंदर हो। नीलम की आंखों में भी सपने तैरने लगे। वह खुद को रेशमी कपड़े पहने और गहनों से सजी धजी देखती है। उसके चारों ओर नौकर चाकर खड़े हैं। वह ताली बजाकर सबको आदेश दे रही है। अपने सपनों में खो जाती है। रूपा कहती है, अरे दीदी, आप ताली क्यों बजा रही हो? नीलम को अपने आप पर हंसी आ जाती है। राजमहल में राजा सूर्य प्रताप उदास बैठे हैं। इतने में राजमाता आती है। वह कहती है, बेटा, तुम क्यों उदास बैठे हो? राजा कहते हैं, माँ, हम यह शादी नहीं करना चाहते। रानी माँ कुछ बोलने को होती है। इतने में ही दासी आकर कहती है, रानी, प्रभावती की तबीयत खराब है। राज्य वैद्य ने आपको बुलाया है। राजा कहते हैं, देखो माँ, उसके आने की खबर से ही पद्मावती की तबीयत खराब हो गई है। आगे पता नहीं अब क्या क्या होगा। कोई गंभीर बात होगी, इसलिए राजवैद्य जी ने हमें बुलाया। रानी माँ कहती है, चलो देखते हैं। हम जाकर ही देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या बात है। वे लोग पद्मावती के महल में पहुंच जाते हैं। राजवैद्य जी कहते हैं, बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। राजा सूर्य प्रताप सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं, आप सच कह रहे हो ना? वैद्य कहते हैं, हम आपसे भला झूठ क्यों बोलेंगे। राजा जी अपने गले का मोतियों का हार वैद्य जी को दे देते हैं। रानी माँ कहती है, देखो, उसके आने की खबर से ही खुशी आने लगी है। जब वह खुद आ जाएगी तो तब क्या होगा। राजा जी बात को अनसुना करके प्रभावती का हालचाल पूछने लगते हैं और रानी चंद्रभागा भी वहीं होती है। रानी प्रभावती के पास आकर वह उसे कसकर गले लगा लेती है और कहती है, दीदी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप माँ बनने वाली है। मेरी नहीं तो आपकी संतान ही मुझे माँ कहेगी। मैं ही आपका पूरा ख्याल रखूंगी। भगवान हमें इससे वंचित नहीं करेगा। प्रभावती कहती है, छोटी, मैं भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि कम से कम एक संतान तो राजा जी को दे सको। चंद्रभागा आशा भरी नजरों से प्रभावती की तरफ देखकर कहती है, दीदी, अब राजा जी शादी तो नहीं करेंगे ना? प्रभावती कहती है, छोटी, राजमाता ने कह दिया है तो वह शादी तो करेंगे, जरूर करेंगे। चंद्रभागा परेशान हो जाती है। वह कहती है, फिर मेरा क्या होगा? आपकी तो संतान हो रही है तो राजा साहब आपको प्यार करेंगे ही, और वो नई नवेली रानी रहेंगी। राजा साहब तो उसकी सुंदरता और आकर्षण में ही मग्न रहेंगे। फिर मेरे पास तो आएंगे ही नहीं। मेरा क्या होगा दीदी? प्रभावती उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलती है, नहीं छोटी, उदास मत हो। तुम तो पूनम का चांद हो, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। राजा साहब का तुमसे मोह भंग नहीं हो सकता। उधर नीलम राजमाता द्वारा दिए गए कपड़े पहनकर हार श्रृंगार किए बैठी हुई थी। वह बहुत अच्छी लग रही थी। दादी आकर उसे तिलक लगाती है और कहती है, बिल्कुल रानी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर न लग जाए। चाचा उसे मिर्ची से नजर उतारते हैं और चाची भी उनके साथ होती है। रूपा और रंगा उसके पास ही बैठे हैं और राजमहल की बातें कर रहे थे, लेकिन नीलम का मन उन बातों में नहीं लग रहा था। उसे कमली की बहुत याद आ रही थी। उसे उससे ढेर सारी बातें करनी थी। इतने में कमली ही आ जाती है और नीलम से गले लगकर रोते रोते कहती है, नीलम, तुम मुझे कल छोड़कर चली जाओगी क्या? माँ ने बताया तेरी शादी हो रही है, अब मैं अकेली क्या करूंगी। नीलम भी रोने लगती है और कहती है, कमली, तू भी मेरे साथ चलना, मैं भी तो अकेली हो जाऊंगी। इतने में चाची आती है और चिढ़कर कहती है, अरे इसे क्यों ले जाएंगे? राजमहल अगर किसी को ले जाना होगा तो रूपा को ले जाएगा। ठीक है ना, रूपा तेरी बहन, उसे लेके जाना। अब जब बड़ी बहन रानी बन गई है तो छोटी बहन का विवाह भी राजघराने में ही होगा, ताकि वह भी वहां के तौर तरीकों को भली भांति सीख सके। इस पर कमली को तापमान की भरी नजरों से देखकर नीलम कहती है, मेरी बच्ची, अब तुम रानी बन गई हो। छोटे लोगों से अब दूरी बनाए रखना सही रहेगा। इनके आंसू बहाना उचित नहीं है। नीलम चाची के सामने कुछ नहीं बोल पाती। पहले भी नहीं बोलती थी और आज भी नहीं बोली। कमली चाची का स्वभाव जानती थी, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। वह नीलम के पास बैठ गई। चाची कहती है, कैसी बेशर्म लड़की है, मैं इतना कह रही हूं फिर भी अपने घर नहीं जा रही। दोनों ने चाची की बात अनसुनी कर दी और आपस में बातें करने लगी। कमली कहती है, नीलू, बहुत सुंदर लग रही हो, इन कपड़ों में बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। नीलम कहती है, सच में? कमली कहती है, हाँ
सच में बहुत सुंदर लग रही हो, तेरी कसम। नीलम कहती है, कमली, राजमहल में कैसे रहूंगी? वहां के मौसम कैसे रहते हैं मुझे पता नहीं। कमली कहती है, जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे ही रहना, बस काम नहीं करना पड़ेगा। तुझे बहुत सारे नौकर मिलेंगे जो तेरे हर काम करेंगे, यहाँ तक कि पानी भी हाथ में मिलेगा। नीलम सपनों में खो जाती है। उसके आगे पीछे नौकरों की फौज रानी रानी कहकर सब बोल रहे हैं। कमली कहती है, अरे क्या हो गया? नीलम कहती है, कमली, क्या सच में ऐसा ही होता है? कमली कहती है, हाँ, राजमहल में हर काम के लिए अलग अलग नौकर होते हैं। और फिर चाची की तरफ देखकर कहती है, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और 56 भोग मिलेंगे, वहां पर बासी खाना नहीं मिलेगा। चाची गुस्सा होकर कहती है, क्या कहना चाहती हो? मैं अपनी बच्ची को बासी खाना खिलाती थी? हमारा तो पूरा चौका उसके हाथ में था। जो बनाना हो बनाओ, जो खाना हो खाओ। क्यों है ना मेरी लाडो? वे नीलम की तरफ देखकर कहती है। नीलम उनकी बात में हाँ मिला देती है। इतने में दादी आती है और कहती है, चलो सब लोग अपनी तैयारी कर लो, कल सुबह हमें राजमहल जाना है, वहीं पर नीलम का विवाह होगा। कमली, तुम भी तैयार हो जाना, तुम्हारे माँ बाप भी आएंगे। दूसरे दिन सब लोग राजमहल के लिए रवाना होते हैं। करीब 25-30 लोग रहते हैं, बाकी सैनिक और नौकर चाकर। जाते जाते नीलम दादी की आज्ञा से राजमाता से मिली मुद्राएं गांव वालों को बांट देती है। उधर राजा सूर्य प्रताप सिंह रानी माँ से कहते हैं, माँ, मैं शादी के लिए तैयार हो गया हूँ, पर आप इतनी धूमधाम से क्यों कर रही है? किसी शादी समारोह में आप क्यों नहीं कर लेती? रानी माँ कहती है, यह एक राजा की शादी है जिसे हम साधारण तरीके से नहीं कर सकते। राजा साहब कहते हैं, अन्य राज्यों को निमंत्रण नहीं दिया जाए, रानी चंद्रभागा और रानी पद्मावती के घर वालों को भी नहीं बुलाया जाए, बस आप लोग और लड़की वाले। रानी माँ कहती है, बेटा तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। राजा कहते हैं, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। माँ, मैं शादी करने को तैयार हो गया हूँ, वही बहुत है। रानी माँ कहती है, ठीक है, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, पर प्रजा अगर शादी में आना चाहे तो हम मना नहीं करेंगे। नीलम और उसके घर वाले राजमहल पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। पूरे राज्य को फूलों से सजाया गया था और सब लोग बस नीलम को एक नजर देखना चाह रहे थे, पर वह तो पालकी में पर्दों के बीच में थी। नीलम जरूर पर्दे की गोट से देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है। उन लोगों की रहने की व्यवस्था महल के बाहर ही की गई थी। रानी माँ बहुत से उपहार लेकर नीलम से मिलने आई और नीलम का साधारण रूप देखकर सोचने लगी, कहीं मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? इस लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, पर यह नहीं सोचा कि यह दिखती कैसी है। राजा इसे अपना पाएगा या नहीं? और अब तो प्रभावती भी गर्भवती है। उसकी संतान बच गई तो इस लड़की से शादी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर तुरंत ही उसे कुलगुरु की बात याद आती है। दोनों रानी और राजा के मिलन से संतान का योग तो बनता है, पर संतान प्राप्त नहीं होती। इस बार भी ऐसा ही हुआ तो? नीलम की कुंडली तो खुद मैंने मिलाई है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं हो सकती। यही हमें हमारी राज्य का उत्तराधिकारी दे सकती है। रानी माँ के मन में विचार आता है कि रंग रूप का क्या महत्व है। ये गांव की साधारण सी लड़की है और अधिक सजधज में भी नहीं है। अच्छे से बनाव श्रृंगार करने पर सभी सुंदर दिखते हैं। उसकी आंखें कितनी सुंदर है, बेहद गहरी गहरी नीली नीली। फिर वह नीलम को उपहार देती है और उसकी नजर उतारती है। दादी, चाचा, चाची और गांव वालों से भी बात करती है। उन्हें बताती है कि राजा जी यह विवाह साधारण तरीके से ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मंदिर में गंधर्व विवाह करेंगे। इसके लिए मंडप और अन्य रस्मों की आवश्यकता नहीं होती। दादी को यह अजीब लगता है। उन्होंने तो नीलम की शादी के लिए बहुत से सपने संजोए थे, लेकिन रानी माँ के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब रानी खड़ी होती है तो सब उनके सम्मान में खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फिर रानी माँ कहती है कि ठीक है, अब हम चलें, थोड़ी तैयारी करनी है। हम शाम को सब मंदिर में मिलेंगे, हमारे कुल देवता के मंदिर में। वहीं पर दोनों का विवाह होगा। दादी नीलम के पास बैठकर उसे पतिव्रता स्त्री के नियम समझाती है। हमेशा अपने पति की बात सुनना, उनसे बहस मत करना, उनकी बात मानना, उनके उठने से पहले उठना, उनके सोने के बाद सोना, उन्हें खिलाने से पहले खाना नहीं, और सबसे अंतिम बात,
मायके का मोह मत करना। वे जब भेजे तभी यहाँ आना, बिना उनकी इजाजत के या जिद करके मत आना। नीलम कहती है, लेकिन दादी, अगर आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी? दादी भी रोने लगती है और समझाते हुए कहती है कि लाडो, राजा साहब से तुझे इतना प्यार मिलेगा कि तू हम सबको भूल जाएगी। नीलम आंसू पोंछते हुए कहती है, सबको भूल जाऊंगी दादी, पर आपको कैसे भूल सकती हो? फिर दोनों दादी पोती गले लगकर रोती रहती है। उधर मंदिर में ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार हो रहा था। लगभग 21 पंडित एक साथ मंगलाचार कर रहे थे। हार में वरमाला लिए राजा और नीलम खड़े थे। चंद्रभागा ने बहुत कोशिश की कि नीलम का चेहरा देख सके, लेकिन वह लंबे घूंघट में थी। शुभ घड़ी में दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नीलम की विदाई मंदिर से ही हो गई और गांव वालों और घर वालों को महल ले जाया ही नहीं गया। हालांकि राजमहल की ओर से उन्हें ढेरों उपहार मिले थे। नीलम सुहाग सेज पर बैठी राजा का इंतजार कर रही थी। रवि, चंद्रभागा और प्रभावती प्रवेश करते हैं। नीलम जो घूंघट से देख रही थी, चंद्रभागा कहती है, अरे छोटी रानी, हमसे क्या शर्माना, हम भी तो तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखे जिस पर राजमाता फिदा हो गई है। ये कहकर वह खुद ही घूंघट हटा देती है। नीलम को देखकर उसकी हंसी निकल जाती है, पर कुछ बोलती नहीं है। प्रभावती स्थिति को समझकर नीलम का चेहरा हाथों में लेकर कहती है, कितनी सुंदर है हमारी छोटी रानी। फिर चंद्रभागा की तरफ देखकर कहती है, छोटी, इनकी आंखें देख, कितनी गहरी और नीली, बड़ी बड़ी प्यारी है। राजा साहब तो इन्हीं में डूब जाएंगे। चंद्रभागा के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वे कुछ सुनना या कहना नहीं चाहती थी। इतने दिनों से जो शंका थी वह निर्मल साबित हुई। वह खुशी खुशी कमरे से बाहर निकल गई, पर प्रभावती उसे आवाज देती रह गई। नीलम सुहाग सेज पर बैठी थी, लेकिन राजा सूर्यमल के आने का कोई असर नहीं दिख रहा था। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। अंदर जो डर था राजा साहब के सामने आने का, उसने चिंता का रूप ले लिया था। राजा साहब अभी तक क्यों नहीं आए? नीलम सारी रात आंखों में काट देती है, पर राजा जी के दर्शन नहीं होते। सुबह का वक्त था, पर राजमहल उसे पराया सा प्रतीत हो रहा था। सभी सुविधाएं होते हुए भी मन की बात कहने को कोई अपना नहीं था। घर की दादी और उनकी पुरानी कहानियों की बहुत याद आ रही थी। अपने दुख को किसी से साझा करने का कोई अवसर नहीं था। वह झरोखे से उपवन को निहारते हुए थोड़ी देर के लिए अपने मन को बहला रही थी। रानी महाराजा के पास जाकर कहती है, हमने सुना है कि कल रात आप रानी नीलम के पास नहीं गए थे। राजा उत्तर देते हैं, आपने सही सुना रानी माँ। रानी माँ पूछती है, क्यों नहीं गए? कल तो आपकी सुहाग रात थी और आपको उनके साथ होना चाहिए था। राजा कहते हैं, रानी माँ, मैंने आपकी बात मानकर उस लड़की से विवाह तो कर लिया, परंतु मैं उसे अपना नहीं पा रहा हूं। रानी माँ कहती है, राजा, क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारी शादी उस लड़की से एक विशेष उद्देश्य के लिए की थी? उस उद्देश्य को तो पूर्ण करो। राजा कहते हैं, आप मुझ पर इतना दबाव नहीं बना सकती, मेरा मन वहां जाने का नहीं हो रहा। रानी माँ कहती है, मैं राजमाता हूँ और तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम्हें नीलम के पास जाना ही पड़ेगा, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। राजमाता चली जाती है। आखिरकार राजा मन मारकर नीलम के महल पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि एक सुंदर लड़की, जिसकी कमर तक लंबे बाल थे, झरोखे से बाहर देख रही थी। राजा समझ जाते हैं कि यही नीलम है। वे पुकारते हैं, नीलम। नीलम किसी पुरुष की आवाज से अपना नाम सुनकर चौंक जाती है और पीछे देखती है। राजा पूछते हैं, तुम कौन हो? नीलम कहती है, जी, मैं नीलम हूं। राजा कहते हैं, नहीं, तुम नीलम नहीं हो सकती। हमने सुना है वे बहुत सुंदर है और तुम तो नीलम नहीं हो सकती। नीलम कहती है, राजा साहब, आपसे किसने कह दिया कि मैं सुंदरी हूं? नीलम पूरी बात भी नहीं कह पाई थी कि राजा सोचते हैं, कल रात तो चंद्रभागा ने बताया था कि नीलम बहुत सुंदर है, अद्वितीय सौंदर्य है उसका। क्या यह व्यंग्य कर रही थी? फिर जोर से चिल्लाते हैं, नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। ठगी सी नीलम उन्हें जाते हुए देखती रहती है। वह सोचती है,
मुझसे क्या भूल हो गई जो राजा जी मुझे ऐसा कहकर चले गए। फिर वह दर्पण में अपना चेहरा देखती है और कहती है, मैं सुंदर तो हूं, फिर क्यों? नीलम अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। दासी जमुना आकर उसे उठाती है और कहती है, रानी साहिबा, आप पलंग पर बैठ जाइए। नीलम पूछती है, मैं सुंदर नहीं हूं क्या? जमुना कहती है, नहीं, आप बहुत सुंदर है रानी साहिबा। नीलम कहती है, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। यमुना कहती है, रानी साहिबा, एक दिन राजा साहब जरूर आएंगे। महीनों बीत गए, पर राजा सूर्य प्रताप सिंह कभी उसके पास नहीं आए। राजमहल में किसी ने भी उसकी चिंता नहीं की। राजमाता ने भी राजा को कहना छोड़ दिया था। नीलम अपने बदन पर उबटन लगाती, दिन में 4 बार अपने बाल संवारती, वस्त्र और गहने बदलती रहती। उसके खाने पीने की चिंता नहीं रही थी। मूर्छित होकर बार बार गिर पड़ती। दासियां उसकी यह दशा देखकर दुखी होती, पर वे भी बेचारी किससे कहती। समय अपनी गति से चल रहा था और नीलम का भाग्य किसी और ही दिशा में लिखा था। रानी प्रभावती का 6ठा महीना चल रहा था जब अचानक उन्हें कष्ट होने लगा। दाइमा और वैद्य जी ने अपने अनुभव से पूरा प्रयास किया, परंतु उनके आह्वान में शिशु को बचा नहीं सके। संपूर्ण राज्य शोकमग्न हो गया। रानी महाराज से कहती है, हमने पहले ही कहा था, पर आपको अपनी जिद पूरी करनी थी। हमें अपना कुलदीपक चाहिए था, इसीलिए नीलम को लाई थे, पर आपने कभी उसकी कद्र नहीं की। राजा वहां से निकल जाते हैं और सीधे नीलम के महल पहुंच जाते हैं। नीलम दिन रात राजा का इंतजार करती रहती थी और आशा का दीपक अपनी देहरी पर जलाती थी। आज भी वह दीपक जला रही थी। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने राजा जी आते दिखे। आज मेरे भाग्य खुल गए, वह मन ही मन सोचने लगी। खुशी के मारे वह नाचने लगी। राजा साहब का प्रवेश हुआ और वह गोल गोल घूमते हुए राजा साहब से टकराकर गिरने लगी, तो राजा साहब ने उसे थाम लिया। नीलम हिरनी की तरह राजा साहब को देखने लगी। राजा साहब उसकी नीली आंखों में खो गए और उसे गले लगा लिया। नीलम भी अपने पति के प्रेम सागर में डूब गई। अगले दिन सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने खुद को नीलम के महल में पाया। वह सोचने लगे, मैं यहाँ कैसे? तभी बगल में सोई नीलम पर उनकी नजर पड़ी। उन्हें ग्लानि होने लगी और वह तुरंत वहां से निकल गए। सुबह जब नीलम उठी तो उसने राजा को ढूंढा, पर वह नहीं दिखे। जमुना को आवाज लगाकर पूछा तो जमुना ने कहा, राजा साहब तो सुबह जल्दी ही निकल गए। प्रथम मिलन की खुशी में नीलम का चेहरा दमक रहा था। यमुना कहती है, रानी साहिबा, स्नान का प्रबंध कर दो? तो नीलम कहती है, नहीं, आज नहीं, मैं उनकी गंध को अपने में महसूस करना चाहती हूँ। राजमाता राजा के पास आकर कहती है, हमने सुना है कल आप नीलम के पास गए थे। राजा कहते हैं, माँ, आपने सही सुना। रानी माँ कहती है, चलो, आपको हमारी बात तो समझ में आई? राजा कहते हैं, रानी माँ, हम समझ गए। आप क्या कहना चाहती हैं? वह लड़की साधारण है, पर हमें कुल का दीपक वही देगी। रानी माँ चली जाती है। राजा को नीलम की नीली नीली आंखें दिखाई देती है और उनका मन किसी काम में नहीं लगता। उन्हें वही दृश्य नजर आता रहता है जब वे गोदी में थी, आपस में मिली। दिन भर उनका मन काम में नहीं लगता। वे जितना भूलना चाह रहे थे उन्हें वही नजर आता रहता। रात को उनके कदम अपने आप नीलम के महल की ओर चल पड़ते हैं। नीलम दीप जलाकर राजा का रास्ता देख रही थी। उसने राजा को आते देखा तो खड़ी हो गई। नीलम को सामने देखकर राजा जैसे खुद से जागे हो। उन्होंने देखा नीलम उस समय स्वप्न सुंदरी की जगह साधारण लड़की के रूप में खड़ी थी। राजा उल्टे पैर लौट गए। नीलम को भान ही नहीं हुआ कि उसने क्या गलती की। वह जाते हुए राजा को देखती रह गई। राजा फिर नहीं आए। नीलम अब अपनी सही स्थिति को समझ रही थी। अब वह बनाव सिंगार के पीछे बावरी नहीं थी। उसे राजा साहब के समीप का जो सुख प्राप्त हुआ था वह मूल्यवान था। उसने भगवान की पूजा में मन लगा लिया था। चले जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था, पर खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। कभी खाती, कभी भूखी रहती, कौन पूछने वाला था। अब राजमहल का ऐशो आराम उसे नहीं भाता था। जमीन पर ही बिछाकर सोती रहती। एक दिन नीलम मूर्छित होकर गिर पड़ी। दासियों ने उपचार किया, पर उसकी मूर्छा दूर न हुई। तब उन्होंने वैद्य को बुलावा भेजा। वैद्य जी ने नाड़ी देखी और कुछ जड़ी बूटियों से नीलम को सूंघाई, जिससे उसे होश आ गया। फिर उन्होंने दासियों से कहा,
रानी साहिबा, राजा साहब को खुशखबरी दे दीजिए। रानी नीलम गर्भवती है। राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। नीलम को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। दासियां खुशी से नाचने लगी। वे सीधी रानी माँ के पास जा पहुंची और कहा, रानी माँ, एक खुशखबरी है। रानी माँ ने कहा, इस राज्य में अब क्या खुशखबरी मिलेगी? तो जमुना ने कहा, रानी नीलम गर्भवती है। रानी माँ की खुशी का पारावार न रहा। रानी माँ ने अपनी गले की माला जमुना को इनाम में दी और स्वयं नीलम के महल की ओर चल पड़ी। रानी माँ उत्साह से भरी सौगातें लेकर नीलम के महल पहुंची, पर उन्होंने जो देखा उससे उनका हृदय दुख से भर गया। एक कृषकाय स्त्री पलंग पर लेटी थी, जो नीलम जैसी बिल्कुल नहीं थी। जब वे पास गईं, तो नीलम की हालत देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सोचा, फूल सी लड़की थी, इसकी ऐसी क्या हालत हो गई? इसे क्या कष्ट हो रहा है? नीलम उन्हें देखकर बैठने लगी तो रानी माँ ने कहा, नहीं, आप लेटी रहिए। वैद्य जी ने कहा, रानी नीलम गर्भवती है, परंतु बहुत कमजोर है, इसलिए उनका विशेष ख्याल रखना होगा, नहीं तो। रानी माँ ने कहा, आगे कुछ भी मत कहिए, हम स्वयं इनका ख्याल रखेंगे। इस बीच राजा सूर्य प्रताप सिंह को भी समाचार मिला तो वह अत्यंत खुश हो गए। उन्हें नीलम की याद आने लगी और वे तुरंत नीलम के महल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में राजमाता से मिले तो राजा ने कहा, माँ, आपने कुछ नहीं कहा। राजा कहते हैं, माँ, आप खुश नहीं है क्या? आपकी इच्छा पूरी हो रही है। रानी माँ ने कहा, कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, नीलम के पास जा रहा हूं। रानी माँ ने कहा, कौन नीलम? तुमने उसे कब देखा था? क्या तुमने उसे पत्नी के सभी अधिकार दिए हैं? इतने दिनों से उसकी सुध ली? राजा कुछ नहीं कह पाए। रानी माँ ने कहा, जाकर देखो, वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है। मुझे तो यकीन नहीं कि वह 15 दिन भी जीवित रहेगी। राजा नीलम के महल में पहुंचे और उसकी हालत देखकर दुखी हो गए। नीलम उठने का प्रयास करने लगी, पर राजा ने उसे मना कर दिया। उन्होंने देखा कि जिन नीली आंखों का जादू उन पर चला था, वे अब गहराई में धंसी हुई थी। आंखों के चारों ओर काले घेरे और शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। राजा ने मन ही मन सोचा, ये शरीर कैसे एक बच्चे को खुद में पोषित करेगा? राजा निर्दयी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जब नीलम की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और आत्मग्लानि भी हुई कि उन्होंने नीलम की खबर क्यों नहीं ली। राजा ने सभी दासियों को इकट्ठा किया और पूछा कि नीलम की हालत इस प्रकार क्यों हुई और उन्हें सूचित क्यों नहीं किया गया। दासियों ने बताया कि नीलम स्वयं के खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती और दिन रात आपकी राह तकती रहती है। राजा को खुद पर बहुत क्रोध आया कि उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। राजा ने आदेश दिया कि नीलम को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया जाए और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। फल, दूध, भोजन सब समय पर दिया जाए। वैद्य जी को भी निर्देश दिए गए कि दिन में 2 बार आकर नीलम का जांच करें। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने आज भी नीलम से कोई बात नहीं की थी। नीलम अपने भाग्य पर एक ला रही थी। आज स्वामी के दर्शन हो गए। वह स्वयं आए और मेरा हालचाल भी पूछा। वह तो निहाल हो गई। फिर दासियों को आवाज देने लगी, लाओ मेरा पूजा का थाल, मुझे मंदिर जाना है, आज तो बहुत वक्त निकल गया। जमुना दासी कहती है, नहीं रानी साहिबा, आप कहीं नहीं जा सकती। राजा साहब ने मना किया है, आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है। राजा साहब ने खूब ख्याल रखने को कहा है। अब आपको अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। आपकी संतान भी आपकी जिम्मेदारी है। नीलम अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, यही तो है जिसकी वजह से मेरे स्वामी मेरे महल में आए। इसका ख्याल तो मुझे रखना ही है। दोपहर में रानी माँ विविध प्रकार के व्यंजन लेकर आई और आग्रह पूर्वक नीलम को खिलाने लगी। दादी माँ की याद आते ही नीलम की आंखों से आंसू टपकने लगे। रानी माँ ने देखा तो बोली, रोइए मत रानी नीलम, इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। आपने दवा खाई या नहीं? यमुना ने कहा। रानी माँ, वैद्य जी स्वयं अपने हाथों से खिलाकर जाते हैं। इसके बाद रानी माँ ने कहा, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, और प्यार से गालों पर हाथ फेर कर चली गई। नीलम जैसे ही रानी माँ पलटी, फूट फूट कर रोने लगी, पर रानी माँ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे सीधे द्वार से बाहर निकल गई, क्योंकि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और वे किसी के सामने अपने को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। यमुना ने कहा, रानी जी, अब आपके खुशी के दिन लौट आए हैं।
अब आप अपना ख्याल रखिए। नीलम सोचने लगी, यह संतान तो मुझे बहुत खुशी दे रही है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतने में राजा सूर्य प्रताप सिंह का प्रवेश हुआ। उनके हाथ में फूलों का गुच्छा था। वे आते ही जमुना से बोले, इसे रानी जी के पास फूलदान में लगा दीजिए, इसकी महक से मन खुश रहेगा। फिर नीलम की ओर देखकर बोले, आप कैसी हैं नीलम? नीलम थोड़ी सी संकोच गई। यह पहला मौका था जब राजा ने उनसे बात की थी। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। राजा सूर्य प्रताप सिंह का मन नीलम से बात करने का नहीं हो रहा था, पर वे कुछ और सोच कर आए थे। उन्होंने फिर पूछा, आप कैसी हैं? बताइए ना, या हमसे बात नहीं करनी है तो हम चले जाते हैं। नीलम झट से बोली, नहीं, आप जाइए मत, आपका आना हमें अच्छा लगता है। राजा नीलम से बोले, जब आपको हमारा आना पसंद है तो हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? नीलम ने कहा, नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर राजा पलंग पर बैठ गए और बोले, अच्छा ये बताओ, आपको क्या पसंद है? नीलम पहले तो उन्हें एक तक देखती रही, फिर बोली, राजा साहब, मुझे खेत, कल्याण ताल, तलैया, पंछी जो आकाश में स्वच्छंद उड़ते हैं बहुत पसंद है। मुझे उन्हें पिंजरे में कैद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। राजा साहब ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है हमें क्या पसंद है? नीलम ने कहा, नहीं। सूर्य प्रताप सिंह बोले, आप पूछेंगी नहीं तो हम ही बता देते हैं। हमें चौसर खेलना और शिकार करना बहुत पसंद है। आपको चौसर खेलना आता है? नीलम ने सिर हिलाकर मना कर दिया। राजा ने कहा, हम आपको सिखाते हैं कैसे खेला जाता है। वे ताली बजाकर चौसर मनवाते हैं और नीलम को खेलना सिखाते हैं। नीलम को खेल में राजा सूर्य प्रताप सिंह का समीप रहना बहुत अच्छा लग रहा था। रानी मां चंद्रभान और प्रभावती के पास जाती है और कहती है, दीदी अपनी सुनाओ। हाँ छोटे, बहुत खुशी की बात है। चंद्रभान ने सवाल किया, पर दादी, राजा साहब तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, फिर ये कैसे? बड़ी रानी ने कहा, छोटी, ये तो राजाओं की बात है। राजा ही जाने कब उनका दिल किस पर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर चंद्रभान ने प्रसन्नता से पूछा, और अगर उसे पुत्र हो गया तो राजा जी तो उसे ही प्रेम करेंगे ना? बड़ी रानी ने कहा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? छोटी, धैर्य रखो। चंद्रभान कहने लगी, दीदी, इतने दिन तो कभी उसकी सुध नहीं ली, और जब से उसके गर्भवती होने की बात सुनी है, रानी मां और राजा जी दोनों उसकी सेवा टहल में लगे हुए हैं। प्रभावती ने कहा, छोटी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी नीलम के पास जाना चाहिए, उससे मिलकर उसे बधाई देनी चाहिए और उपहार देने चाहिए? चंद्रभान ने कहा, दीदी, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मगर आप कह रही हैं तो हम चल सकते हैं। हमें चलना ही चाहिए, इससे राजा जी को खुशी होगी। ऐसा कहकर प्रभावती बहुत से उपहार लेकर चंद्रभान को साथ लेकर नीलम से मिलने चली गई। नीलम उन्हें देखकर अति प्रसन्न होती है, परंतु उनकी स्थिति देखकर प्रभावती और चंद्रभागा दोनों खिन्न हो जाती है। प्रभावती को यह संदेह होता है कि क्या वह एक संतान को जन्म दे पाएगी, या इस बार भी राजा की आकांक्षाएं अपूर्ण रह जाएंगी। वह नीलम से कहती है, छोटी रानी, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? नीलम उत्तर देती है, दीदी, आप कह रही है तो हम अपना ख्याल अवश्य रखेंगे। चंद्रभागा कहती है, तुम्हें अधिक भोजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ होगा। जानती हो ना, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा। नीलम कहती है, नहीं। प्रभावती कहती है, हम दोनों की कोई संतान नहीं है। राजा साहब को इस होने वाली संतान से बहुत अपेक्षाएं हैं। नीलम सकते में आ जाती है। एक पल को वह सोचती है कि कहीं मुझसे विवाह करने का यही तो उद्देश्य नहीं था। फिर वह इस विचार को अपने मन से झटक देती है और अपने आप से कहती है, नहीं, दीदी ने कहा था मेरे गुण उनसे मेल खाते हैं, और मेरी दादी ने भी यही बताया था, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद किया। अब राजा साहब प्रतिदिन नीलम से मिलने आने लगे। वे उसका बहुत ख्याल रखने लगे, उसे शहर में घुमाने ले जाते, तालाब किनारे ले जाते, उसकी सभी खुशियों का ध्यान रखते। नीलम के स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगा। अब वह पहले से अधिक खुश रहने लगी। राजा का स्नेह और देखभाल उसकी खुशियों का कारण था। राजा का प्रेम उसके रग रग में बस चुका था। राजा अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। उनकी बातचीत का विषय स्वास्थ्य, खेल
और प्रेक्षा पत्र ही रहते थे। प्रेम की बातें तो कभी होती ही नहीं थी, क्योंकि राजा नीलम से प्रेम नहीं करते थे, परंतु चंद्रभागा को उनका समीपता अखरने लगी थी। वह सोचने लगी, मेरा रूप लावण्य के सामने तो वह टिकती भी नहीं, पर राजा जी ने उस पर कौन सा जादू कर दिया है। जब वह उन्हें बाग में घूमते झूला झूलते देखती तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगता। वह अपनी व्यथा किससे कहे। फिर उसे लगता, मेरा रूप बेकार है, क्या मतलब इसका जो राजा जी को बांध नहीं पाया। अगर इसमें जादू होता तो वह उस साधारण सी लड़की के पास क्यों जाते। यह सब सोचकर नीलम के प्रति उसके मन में जलन भर गई। वह नीलम को नीचा दिखाने की हर कोशिश में लग गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था और नीलम का गर्भ 7 महीने का हो गया था। राजा के महल में गोद भराई की तैयारियां होने लगी। नीलम के मायके वालों को भी बुलाया गया। नीलम के रूप में भी निखार आ गया था। वैसे भी गर्भावस्था में स्त्रियों का रूप चरम पर होता है। राजा सूर्य प्रताप सिंह को अब उसका साथ भाने लगा था। वे अब अधिक से अधिक समय नीलम के साथ बिताते। उसकी नीली आंखों में घंटों देखते रहते। नीलम के प्रति उनके मन में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा था, पर वे अब भी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। संकोच में थे कि इतनी अवहेलना के बाद नीलम को ये सब कैसे कहेंगे और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। नीलम स्वयं को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत स्त्री समझने लगी थी। अब उसे किसी चीज की इच्छा नहीं थी। गोद भराई में 2 दिन बाकी थे। राजा सूर्य प्रताप सिंह अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। रानी चंद्रभागा ने पूरे श्रृंगार के साथ प्रवेश किया। वे आज राजा साहब को रिझाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आई थी। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, अरे आइए चंद्रभागा। बहुत दिनों बाद वह अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही चंद्रभागा बोल पड़ी, आपने हमें बुला लिया राजा साहब, इसलिए हमें ही आना पड़ा। राजा ने कहा, आजकल थोड़ा व्यस्त था, बढ़ गई है। चंद्रभागा अपनी लटों में हाथ घुमाते हुए अदा से कहती है, आप अपने नीलम के साथ खुश है, ये देखकर हमें बहुत खुशी होती है। राजा का अब इस सौंदर्य से मोह भंग हो चुका था। वे चंद्रभागा पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा, हाँ नीलम बहुत अच्छी है, मैं पहले उसे समझ नहीं पाया। चंद्रभागा को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में किसी ने सुई चुभो दी हो। राजा कहते रहे, अब मैंने उसे करीब से जाना है, वह बहुत अच्छी है। मैंने उसे यह अभी तक नहीं बताया कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं, पर आज मैं उसे यह बता दूंगा। चंद्रभागा ने यह सुना और बिना जवाब दिए ही महल से निकल गई। जब राजा ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह अपने आप से कहने लगे, अरे यार, चंद्रभागा कहाँ चली गई? अभी तक तो यही थी। चंद्रभागा सीधे गुस्से से नीलम के महल में पहुंची और उसे देखकर कहने लगी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? नीलम ने कहा, क्या हो गया दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? चंद्रभागा को वैसे कुछ कहना नहीं सूझा। उसके मुख से क्या शब्द निकल रहे हैं ये कहने लगी, क्या समझती हो अपने आप को? क्या नखरे दिखाकर राजा को रिझा लोगी? दर्पण में अपनी सूरत देखो, क्या वो देखने लायक है? राजा साहब को उत्तराधिकारी चाहिए था, इसलिए वे तुम्हारे पास आए थे। नीलम असमंजस में कहती है, दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही है। चंद्रभागा क्रोधित होकर कहती है, क्या नहीं जानती तुम? पता नहीं कौन सा ऐसा मुहूर्त था जिसमें तुम पैदा हुई और तुम्हारी कुंडली राजा साहब से मिल गई, नहीं तो क्या तुम राजमहल में आ पाती? नीलम कहती है, क्या कह रही है? उधर चंद्रभागा कहती है, नहीं, कुंडली की वजह से ही तो राजा साहब की शादी तुमसे हुई है। राजगुरु ने ही कहा था कि तुम राज्य को उत्तराधिकारी दोगी। अब उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो राजा तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। रहना अकेली पहले की तरह। और जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। चंद्रभागा अपने महल में पहुंचती है तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह सोचती है, मुझे ये सब बातें नीलम से नहीं कहनी चाहिए थी। कल उससे जाकर माफी मांग लूंगी। पर नीलम पर तो जैसे वज्रपात टूट पड़ता है। उसे लगने लगता है, क्या राजा साहब इसी वजह से मेरे पास आते हैं और इस बच्चे के आने के बाद मुझे छोड़ देंगे? उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वे राजा साहब के साथ के लिए तरसती थी, जब राजा ने उसके रंग को देखकर उससे मुंह मोड़ लिया था, उसके मेल में नहीं आता था। वह तड़पती रहती थी। यह सोच सोचकर उसे चंद्रभागा की सारी बातें सही लगने लगती हैं। वह सोचती है कि राजा साहब इसी संतान के लिए आ रहे हैं,
और जो बातें की जाती है वह सब छलावा मात्र है। वह दुखी हो जाती है, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे उसने भी नीलम का साथ छोड़ दिया था। वह अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, इसे ले जाकर फिर मुझे अभागन की तरह छोड़ देंगे। नहीं, मैं अपनी संतान को उन्हें ले जाने नहीं दूंगी, अंदर से नीलम की अंतरात्मा कहती है। नीलम, वो राजा है तो उनके सामने कैसे टिक पाओगी? कहाँ लेकर जा सकती हो? राजा पाताल में भी ढूंढ लेंगे। नीलम का स्वाभिमान जाग जाता है। वह कहती है, मुझे ऐसा जीवन मंजूर नहीं। मैं राजा जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी किसी का इस तरह फायदा नहीं उठा पाएंगे। वे इस संतान के लिए सब कर रहे हैं तो उन्हें मैं संतान ही नहीं दूंगी। यह सोचकर नीलम झरोखे के पास खड़ी हो जाती है। उधर राजा चंद्रहार लेकर नीलम के महल की ओर उछल पड़ते हैं। वे सोचते हैं, आज तो मैं अपने मन की बात नीलम से कह दूंगा। राजा द्वार पर पहुंचकर नीलम को देखते हैं, जो झरोखे के पास खड़ी थी, और आवाज लगाते हैं, नीलम, नीलम। नीलम पलटकर राजा को घूर कर देखती है और कहती है, आप इस संतान के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, तो ये आपको कभी नहीं मिल पाएगी। आप संतानहीन रहोगे। और झरोखे से छलांग लगा देती है। राजा दौड़कर झरोखे तक आते हैं और नीचे देखते हैं, खून से लथपथ नीलम की मृतदेह पड़ी हुई थी। नीलम, नीलम कह के पुकारते हैं, लेकिन नीलम की तो प्राण निकल चुके होते हैं। राजा नीलम के पास दौड़कर आते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं, ये नीलम, तुमने क्या किया? मुझे कम से कम कुछ बोलने का मौका दिया होता। मैं तुमसे कितना प्रेम करने लगा हूं, लेकिन अब राजा की सुनने वाला कौन था? राजा यह सोचते हैं कि नीलम ने अचानक यह कदम क्यों उठाया। उधर चंद्रभागा अपने के पर पछता रही थी। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है कि छोटी रानी ने झरोखे से छलांग लगा दी, वे अपने आप को संभाल नहीं पाती और वहां से दौड़कर छोटी रानी यानी नीलम के पास पहुंचती है और रो रो कर विलाप करने लगती है। छोटी रानी, हमें माफ कर दीजिए। हमने तो अपनी ईर्ष्या के कारण आपको खरी खोटी सुनाई थी। हम नहीं जानते थे कि इसका परिणाम इतना बुरा होगा। राजा चंद्रभागा की तरफ देखते हैं और उनसे पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ था जो छोटी रानी झरोखे से कूद गई? चंद्रभागा अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती है, राजा साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम सौत की ईर्ष्या से इतनी जलन महसूस कर रहे थे कि हम चाहते थे कि आप नीलम पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप हमारे रूप में ही फंसे रहें और उसे पसंद न करें। लेकिन अब वो आपको वारिस देने वाली थी। हमने सोचा कि उसके चक्कर में आप हमें भूल जाओगे। राजा साहब कहते हैं, चंद्रभागा, ये तुमने क्या किया? मेरा वारिस तो गया ही, लेकिन मुझे अब नीलम से सच्चा प्रेम हो गया था। ये तुमने क्या किया? तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। नीलम जो रो रो कर क्षमा मांगने लगी थी, वह अब मौन हो गई। रानी मावी, जो राजमाता थी, खड़ी थी। वे गंभीरता से भूत बन गई। ये क्या हो गया? कितने अरमान थे उनके अपने उत्तराधिकारी को देखने के, सब सपने में ही रह गए। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। राजा ने संतान रह गए। क्या राजा के भाग्य में संतान सुख नहीं था? वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।